सो हेलो माय डियर ट्रेवलर्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, जैसे कि हमेशा ही होते हैं। अब निक्कू भैया आए, इस बार क्या लाए? तो देखिए, हम लेकर आए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी के अंदर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमने कवर किया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हालांकि अब जो हमारे पास चैप्टर है वो आपके 3 नंबर या 6 नंबर में ही आता है, पर यह फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी से आपको बैलेंस शीट के आइटम पता होने चाहिए। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं और आगे चलकर पढ़ाई में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में नहीं लेके आऊं, थोड़ा डिटेल्ड है, ताकि आपको नॉलेज तो मिले। बाकी तो फिर एग्जाम टाइम के हिसाब से तो अगर हम देखें तो हेडिंग्स याद कर लीजिए तो भी आपका काम बन जाता है। पर मेरी कोशिश है कि वो लोग जो सीरियसली पढ़ रहे हैं वो कम से कम उन वर्ड्स को ध्यान रखें। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अगर शॉर्ट में पढ़ें तो हमसे मिस हो जाते हैं, फिर बाद में जब उन पे सवाल आते हैं तो हमें नहीं बनता है। तो फिर चलिए इसी थॉट के साथ इस बार स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो आज का चैप्टर है उसमें क्या क्या है, तो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इसके अंदर जो भी इससे रिलेटेड थ्योरी है वो सब कुछ है। फिर उसके बाद आता है बैलेंस शीट। अबाउट बैलेंस शीट का मतलब है कि बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम आते हैं, उसके अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, यानी हेडिंग, सब हेडिंग, मेजर हेडिंग, सब इसमें कवर होगा। फिर वही बात अबाउट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी है कि भैया उसके अंदर क्या हेडिंग है, उसके अंदर सब हेडिंग क्या होती है। तो इस पर हमारा सब कुछ डिस्क्राइब्ड है। नाउ उसके बाद है अबाउट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब कि इसके बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके क्या बोलते हैं, कौन कौन से इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, तो वो सब इसके अंदर कवर है। ठीक है। फिर थ्योरी ही टॉपिक है, तो थ्योरी है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग फील करें कि अरे यार ये बोर है। मुझे पता है जो लोग पढ़ाई में इंटरेस्टेड होते हैं उनको तो ये बोरियत नहीं लगेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है भैया, इसका मतलब समझाइए। तो बेसिक तरीके से अगर आप समझेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। मैंने आपसे कहा था क्रोनोलॉजी को समझिए। जब हम क्रोनोलॉजी को समझते हैं तो अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था, उसके बाद जर्नल एंट्री की थी, जर्नल एंट्री से चीजों को लेजर में ट्रांसफर किया था, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया था, फिर ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें क्या आता है भैया, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आता है। 11th क्लास में आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा, है ना। तो ये जो है यही हमारा एंड प्रोसेस होता है। अगर देखा जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, एंड प्रोसेस। उसी के ऊपर ये चैप्टर है। ठीक है। नाउ दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। अब ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। इसीलिए हम इनको जो है, इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, 11th में आपने ये पढ़ा हुआ होगा, और इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। याद आया कुछ है ना। 11th में तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, पर 12th में थोड़ा सा बड़ा है। नॉर्मली हम सिर्फ इसको ही समझ लेते थे कि हाँ भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पर ऐसा नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उसको देखिए। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड द फॉलोइंग। इन सब को जोड़ेंगे तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा, सिर्फ इन दोनों से नहीं कहलाता। ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो भैया बैलेंस शीट बनानी है, वो तो है ही एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर। देखिए ये फॉर और एट में काफी अंतर होता है। फॉर यानी कि पूरे पीरियड के लिए, बैलेंस शीट एट यानी कि एक डेट पर। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसके अंतर्गत आता है। हाँ, जिन कंपनियों को अलाउ नहीं है वो ना भी बनाए तो भी चलेगा, पर मोटा मोटी ये 5 चीजें होती हैं। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये नया आया है तो इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मारते हैं। हालांकि अब तक आपने पढ़ लिया होगा कि अगर इक्विटी में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी आपको वहां पे डिस्क्राइब में बताना पड़ता है। फिर एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जाहिर सी बात है, फिर नोट्स टू अकाउंट्स तो अपने बनते ही हैं जिसमें सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है। तो जब ये सब जुड़ेंगे तब कहेंगे कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। 1 पर्सन कंपनी, small company, dormant company are exempted from preparing cash flow statement with their financial statements। ठीक है। तो उन पे exempt है तो वो ना भी बनाए तो भी चलेगा, तो उस केस में कैश फ्लो को हटा दीजिए, बाकी चीजें तो चाहिए ही होंगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग अ periodical review or report on the progress made by the management and deal with the status of investment in the business and the result achieved during the period under review। ये किन्होंने बोला है, तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA ने ये डेफिनेशन दी है। बेसिक मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, फॉर द पर्पस, क्या पर्पस है इसका, ऑफ प्रेजेंटिंग अ पीरियोडिकल रिव्यू और रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस मेड बाय द मैनेजमेंट एंड डील
विद द स्टेटस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। बेसिकली पॉइंट ये है कि भाई पीरियोडिकल रिव्यू होना चाहिए कि मैनेजमेंट ने क्या डिसीजंस लिए, कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया, क्या क्या प्रॉफिट हुआ, क्या क्या लॉस हुआ, कहां कहां चीजें यानी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इन सबको जानने के लिए एक पीरियोडिकल रिपोर्ट चाहिए, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दीजिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, जो भी ड्यूरिंग द पीरियड है, मतलब जो भी उसका पीरियड है, जिस भी ईयर का होगा, एक ईयर का अकाउंटिंग पीरियड होता है, आपको ये तो पता ही है। जब तक कि या तो फिर अगर मान लीजिए आपने स्टार्ट किया है या एंड किया तो उसमें पीरियड चेंज हो सकता है, अदरवाइज तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो हमें पता ही है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ठीक है, तो ये किसने बोला है? तो AICPA ने बोली हुई है डेफिनेशन। वेरी सिंपल, आगे बढ़ते हैं। नाउ फीचर्स, इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहली बात तो ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है। जाहिर सी बात है, इसमें जो आप फिगर लिखते हैं ये अगर आप देखेंगे तो 31 मार्च को आपकी बुक क्लोज हो जाती है, पर इसको प्रेजेंट करने में, बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है। उसके बाद ऑडिट होता है, तो जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है, जिस दिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइनल रूप लेती है, तब तक तो बहुत सारी डेज गुजर चुके होते हैं। अब उस दिन की एग्जैक्ट फिगर तो आप नहीं पता है ना, आप नहीं लिख सकते, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है। दूसरा, एग्जिबिट्स द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन मॉनेटरी फॉर्म। ऑफ कोर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मॉनेटरी फॉर्म में ही होगी, है ना। फिर तीसरा, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवील फाइनेंशियल पोजीशन, ये वर्ड्स तो आपको याद रखने हैं, ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू बैलेंस शीट एंड रिजल्ट्स द ऑपरेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी की जगह अगर आप इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। 11th में हमने ये पढ़ा हुआ है ना। तो ये हमें इनकम स्टेटमेंट यानी इनकम के बारे में भी बताता। ओके, तो ये इसके क्या हो गए? पीछे हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ये सीए में है, अगर आप सीए में जाएंगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगा, पर अभी भी आपको अभी से पता होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 129(1) यानी कि यहां पर लिखा गया है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जाहिर सी बात है 2013 में है। सेक्शन 129 रिक्वायर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, सबसे पहली बात, गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। सबसे पहली चीज तो यह है कि ट्रू एंड फेयर व्यू मिलना चाहिए। किसका व्यू मिलना चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है ये, स्टेट ऑफ नहीं हुआ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी शैल कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई होने चाहिए। कहां पर बताया हुआ है? ये सेक्शन 133 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। शैल बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम गिवन इन शेड्यूल 3, यानी सेक्शन 129 में बोला गया है कि आपके जो भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू होने चाहिए, शेड्यूल 3 के हिसाब से होने चाहिए। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको कंप्लाई करने चाहिए। और ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 133 में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई होने चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 129 में ये बातें लिखी हुई हैं। तो आप जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे इसके बेसिस पर ही बनाएंगे। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाएंगे भाई, इसमें क्या फायदा है? तो टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तभी तो आपको पता चलेगा एग्जैक्ट आपका सही वाला फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। सीधे शब्दों में, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलेगी और एक फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी सही वाली। इसीलिए हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू में बनाना चाहिए। इनफैक्ट ये वर्ड तो आपको याद ही रखना है, अगर आप सीए की जर्नी में जा रहे हैं तो ऑडिट में ये वर्ड बहुत बार आएगा। ऑडिट एक सब्जेक्ट है, इंटरमीडिएट में पढ़ता है, तो वहां पर आपको ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू बार बार सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास क्यों बनाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखिए, इट पोर्ट्रेज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यही है। आपको पता ही है कि लायबिलिटी की जो पूरी साइड है, जिसमें दो पार्ट है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी यानी कि जो ओनर से रिलेटेड है, और फिर लायबिलिटी साइड आ जाता है जो अदर लायबिलिटीज हैं, बाहर वाले लोग हैं, और वो हमेशा ही एसेट्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर 11th क्लास आपको याद हो तो उसमें तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा हुआ है, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, नाउ इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पीरियड। It is true only for the date on which is prepared, because even a single transaction would cause a change in the assets and liabilities. ये इट का मतलब यहां ऊपर वाली बात हो रही है कि बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट पर होती है, ना कि पीरियड के लिए, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। हाँ, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, हमेशा गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट के हिसाब से पता चलती है, क्योंकि अगर गोइंग कंसर्न नहीं है, क्या ये गोइंग कंसर्न क्या है याद कीजिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में है ये 11th क्लास में, है ना। तो गोइंग कंसर्न का मतलब हमारा व्यू ये है कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता ही
रहेगा। हम इसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा व्यू नहीं होगा तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स अलग होती है, आपके कोर्स में नहीं है। सीए में जाएंगे तो पूरा इसके ऊपर ऐसे है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। नाउ इट इज नॉट बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फैक्ट्स बट इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड पर्सनल जजमेंट्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बैलेंस शीट के, ठीक है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फैक्ट्स बट इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, क्योंकि बैलेंस शीट कभी भी एब्सोल्यूट फैक्ट्स पे नहीं होती है। कई बार आपको प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं, कई बार आपके पास अदर मेथड्स हैं, जैसे डेप्रिसिएशन का ही ले लीजिए, दो मेथड्स हैं, तो आप किस पे, आप किसी और पे चला रहे हैं, आपका भाई किसी और पे चला रहा है, दो कंपनियां सेम काम कर रही हैं पर डेप्रिसिएशन अलग होने की वजह से उनकी बैलेंस शीट भी अलग हो जाती है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस शीट में हमारे पास ये चीजें हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं आगे। तो आगे क्या है हमारे पास, तो आगे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए ये एज एट डेट था और ये पूरे पीरियड का होता है। प्रॉफिट एंड लॉस पूरे पीरियड का बनाया जाता है, यानी पूरे साल का व्यू दिखाता है। तो इट मैचेज, मैचिंग कॉन्सेप्ट याद है ना क्या होता है, इट मैचेज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न एंड लॉस सफर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। मैं इसको अलग कलर में बता देता हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, क्योंकि आगे चल के आपको ये सब याद रहेगा। कोई बार बार याद नहीं दिलाएगा, आपसे पूछेगा कि भाई जरा बताना ये किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत है, तो आपको याद रखना है मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो कि हमने 11वीं क्लास में पढ़ा, ठीक है। और इससे ये होता है कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है इसका भी आइडिया लग जाता है, वरना 12th में तो शायद ये नहीं पूछेंगे। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर डेट, एंड नॉट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ऑन की जगह एडवर्ड यूज होता है, तो नॉट एट अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर पास्ट पीरियड, जाहिर सी बात है पास्ट पीरियड के लिए, हेंस इट इज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ये तो दोनों के ही केस में, चाहे बैलेंस शीट हो चाहे पीएनएल हो, जब बनाई गई थी उसके बाद उसकी ऑडिटिंग होती है, उसकी चेकिंग होती है, उसमें बहुत सारे चेंज होते हैं। तो जिस दिन हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल होता है उस दिन तक तो फिगर्स में काफी बदलाव आ चुका होता है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि ये पास्ट पीरियड का बना हुआ होता है। ओके चलो ठीक है भैया जी, कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के समझ में आ गए, बैलेंस शीट के भी और प्रॉफिट एंड लॉस के भी। आगे चलते हैं। मैंने कहा ओके, तो देखिए नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेचर क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? सबसे पहली बात तो रिकॉर्डेड फैक्ट्स। द टर्म रिकॉर्डेड फैक्ट्स मींस दैट द डाटा यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ड्रॉन फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। द एग्जाम्पल फिगर्स रिलेटिंग टू कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, ये जितने भी है ये सारे क्या होते हैं, ये एक रिकॉर्डेड फैक्ट्स है, क्योंकि जो हमें बैलेंस मिलता है वहीं पे हम उसको जाके रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। आर रिकॉर्डेड फैक्ट्स। The financial statement do not include such facts which are not recorded in the books, whether or not such affects significant। यानी कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो कि आपने एंट्रीज में कहीं लिखा ही नहीं है, भले ही वो सिग्निफिकेंट है पर फिर उसका इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ता। सीधी सी बात यह कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को यहां ध्यान नहीं देते। जो चीज रिकॉर्ड हो गई है वही फैक्ट्स लास्ट में जाके रिफ्लेक्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में, ठीक है। ठीक है भैया, ये तो सिंपल था। फिर अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जाहिर सी बात है यहाँ पे अकाउंटिंग कन्वेंशंस यूज किए जाते हैं। आपको याद होना चाहिए 11th क्लास में कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशंस, इन सब पे बात की गई है। क्या होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस? implies certain fundamental accounting principles which have gained wide acceptance and which are followed while preparing financial statement। कन्वेंशन का मतलब ही यही है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, जरूरी नहीं कि सब पे अप्लाई हो, लेकिन सब एग्री कर गए हाँ ये प्रिंसिपल ऐसा ही होता है। जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हो सकता है ये आप पे और किसी और पे कुछ और काम कर रहा हो, लेकिन यहां पर क्योंकि सब एग्रीड है तो उसी के हिसाब से काम किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी के हिसाब से बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म की वजह से ही प्रोविजन इज मेड इन द बुक्स फॉर एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉसेस बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आर इग्नोर्ड, है ना। ये सब जगह है ना, ये सारी जगह पर एक्सेप्ट किया जाता है प्रिंसिपल। तो इसको अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोलते हैं, जहां पे सारी कंट्रीज, विदेश में जाओगे तब भी वहां प्रोविजन आप नाम सुनोगे, क्योंकि ये सारी कंट्रीज ने मिलकर एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये कन्वेंशन पे भी बेस्ड होता है। फिर पर्सनल जजमेंट, इस पर तो बेस होता ही है कि प्रोविजन कितना बनाए, है ना, ये आपका जजमेंट है। डेप्रिसिएशन की मेथड कौन सी लगाए, ये आपका जजमेंट है। So, even though certain accounting conventions are followed while preparing the financial statements, still personal judgment of the accountant plays a decisive role in accounting. For example, accountant has to decide whether asset is to be depreciated on a straight line method or written down value method or some other method. ठीक है, तो ये क्या हो गया कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो पर्सनल जजमेंट पर भी डिपेंड करती है। खासकर प्रोविजन के रेट में भी ऐसा होता है। एग्जाम्पल के लिए डेप्रिसिएशन है, आप प्रोविजन याद कर लीजिए, जो याद रहे वो लिख दीजिएगा। नाउ
अब हम जा रहे हैं कि बैलेंस शीट बनती कैसे है। तो शेड्यूल थर्ड फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, आपको याद रखना है शेड्यूल थर्ड कहां बोला हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में बोला हुआ है, ठीक है, सेक्शन 129 के अंतर्गत है। उसमें स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट अब शेड्यूल 3 के हिसाब से होगा। पर भैया ये तो कंपनीज एक्ट 2013 की बात हो रही है, तो ये भी याद रखिएगा कि कंपनीज पर ये अप्लाई होगा, ठीक है। गली मोहल्ले में सब लोग नहीं, वो तो जो अपना पूरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वैसे भी बना सकते हैं, बट जो कंपनीज है उन पर ये स्ट्रिक्ट रूल है, इसी हिसाब से उनकी बैलेंस शीट दिखनी चाहिए या प्रॉफिट एंड लॉस दिखना चाहिए। हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, ठीक है। नाउ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कंपनी मस्ट बी प्रिपेयर्ड एज पर फॉर्मेट गिवन इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 डज नॉट ऑफर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, ये भी याद रखिएगा। द न्यू वर्टिकल फॉर्मेट इज एज फॉलोज। अब हम फॉर्मेट को देखने वाले हैं। बेसिकली जब इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो वो ऐसा ही आएगा कि भैया ये आपके पास एक आइटम का नाम दे दिया, इसकी हेडिंग क्या है या मेन हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, ये आपको बताना है। 3 नंबर या 6 नंबर में आएगा। 6 नंबर में ये हो जाता है कि थोड़ी सी थ्योरी भी पूछ लेंगे, लिमिटेशंस पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेते हैं। और 3 नंबर में या 4 नंबर में आपसे 4-5 आइटम दे देंगे, बोलेंगे भाई इसकी मेन हेडिंग या सब मेन हेडिंग बताओ, बस वही बताना है। तो उसके लिए आपको फॉर्मेट सही से पता होना चाहिए। जीवन के लिए जरूरी है कि फॉर्मेट की थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए, जो कि हम आपको देंगे, ठीक है। अदरवाइज तो ये चैप्टर 1 घंटे का भी नहीं है। नाउ तो देखिए सबसे पहले फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, ये फॉर्मेट हो, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। पार्ट 1 सबसे पहला नेम ऑफ द कंपनी आएगा, फिर बैलेंस शीट एस एट जो ईयर है वो आएगा। याद रखिएगा पहले एज ऑन होता था, अब एज एट वर्ड यूज होता है, तो एट वर्ड ही यूज करना है, ठीक है। फिर इसमें पर्टिकुलर होता है, नोट नंबर होता है, एंड ऑफ करंट ईयर होता है और प्रीवियस ईयर होता है। इस बार अब हम जो फॉर्मेट बनाते हैं इसमें 2 ईयर्स के फिगर होते हैं, ये भी नोटेबल पॉइंट है। ओके अब देखिए हेडिंग कैसे स्टार्ट होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इक्विटी के अंदर क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। ये इसके अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा। भैया इन आइटम के बारे में बताओ, थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे, अभी पहले इस आइटम को पढ़ लेते हैं, बैलेंस शीट को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फिर सेकंड हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है जहां पे अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है वो अमाउंट यहां पर आएगा। देन नॉन करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी वाला हिस्सा स्टार्ट होता है, ठीक है। करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, वो सारे इसमें आएंगे। बेसिकली लॉन्ग टर्म का मतलब है जो 1 साल से ज्यादा के लिए होते हैं, और भी चीजें हैं हम अंदर जाकर पढ़ेंगे, अभी सिर्फ देख रहे हैं। फोर्थ करंट लायबिलिटीज, ठीक है, इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वो सारे इसके अंदर आते हैं। फिर करंट लायबिलिटी हो गई, नॉन करंट लायबिलिटी हो गई, करंट लायबिलिटी हो गई, इक्विटी वाले पॉइंट शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आ गए। फिर इसकी टोटलिंग होगी यहाँ पर, टिंग टिंग टिडिंग, और ये टोटलिंग किसके बराबर होनी चाहिए, एसेट साइड के। तो चलिए एसेट साइड को देखते हैं उसमें क्या क्या आता है। तो देखिए एसेट्स में सबसे पहले तो आएगा नॉन करंट एसेट्स, हालांकि ये फिक्स्ड एसेट्स है, अब तो इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, तो पहले तो टेंजिबल आएगा, इंटेंजिबल आएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। पहले तो जो बन गए वो टेंजिबल या इंटेंजिबल में कन्वर्ट होंगे, मतलब उसके अंदर आएंगे। जो अधूरे रह गए हैं तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और अगर इंटेंजिबल वाला है तो फिर इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, है ना, उसके लिए डेवलपमेंट वर्ड यूज होता है, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट लिखा हुआ है। ओके भैया जी। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट्स आएंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस आएंगे, या अदर कोई नॉन करंट एसेट्स होगा तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पूरा एसेट्स जिसके अंदर नॉन करंट एसेट था। फिर करंट एसेट्स आते हैं, ये तो हमको पता ही है, बार बार सुना हुआ है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। फिर इनकी टोटलिंग होगी जो कि लायबिलिटी के बराबर होनी चाहिए, है ना, बराबर आ गई है, परमानंद आ जाता है कि नहीं। ये तो काफी बार आपने देखा हुआ है, तो ये चीजों से आप रूबरू होंगे। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन क्या आएगा कि मान लीजिए इस टेंजिबल एसेट्स के अंदर लेट सपोज प्लांट एंड मशीनरी दे दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आएगा। अब आपको ध्यान रखना है ये एसेट साइड पे आता है, इसकी मेन हेडिंग ये होगी, सब मेन हेडिंग टेंजिबल एसेट होगा, फिर उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी आता है, बस ये ही याद रखना है। तो इसमें 3-4 नंबर का सवाल आ जाता है, वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसके अंदर घुसते हैं और देखते हैं छोटी छोटी चीजों। सबसे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लीजिए। हालांकि मैं तो हमेशा ही चाहता हूं कि आप सब कुछ ही पढ़ें, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार क्या कम किया है क्या ज्यादा किया है, भाई वो तो
बोर्ड है, कल मन करेगा कुछ बढ़ा देंगे, कल मन करेगा कुछ घटा देंगे। हमको सब कुछ पढ़ना है क्योंकि फ्यूचर हमें बनाना है, फ्यूचर में हमारे लिए ये चीजें काम में आएंगी। फिर भी नोट रख दिया उन लोगों के लिए जिनको जानना होता है कि भाई क्या चीजें पूछी जाएंगी क्या नहीं। तो देखिए साफ साफ कह दिया है, एज पर सीबीएसई सर्कुलर नंबर 43 डेटेड 2 जुलाई 2013 द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी एग्जामिन्ड इन बोर्ड एग्जाम। कौन से हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इस पे आपसे नहीं पूछेंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये नहीं पूछेंगे। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछेंगे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में नहीं पूछेंगे। कॉपीराइट्स या पेटेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, बैंक डिपॉजिट्स विद मोर देन 12 months मैच्योरिटी, ट्रीटमेंट ऑफ अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, इनसे रिलेटेड चीजें आपसे नहीं पूछेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। चलो ठीक है भैया जी, बट मैं फिर से कहूंगा कोई भरोसा नहीं होता कभी किसी भी चीज का। फिर लोग कहते हैं अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। भाई पढ़ रहे हैं तो ये भी पढ़ ही लेते हैं ना, क्योंकि जैसे ही 12th पास आउट होंगे 11th में आना ही, फर्स्ट ईयर में आना ही है, सीए में जाएंगे तो वहां आना ही है ना, तो फिर कर ही लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आपके पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज आता है, फिर शेयर होल्डर्स फंड आते हैं, ठीक है। ये तो हेडिंग है, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आता है शेयर कैपिटल। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि मैंने शेयर के चैप्टर के वक्त आपको पढ़ाई भी थी, जैसे ऑथराइज्ड है, फिर उसके बाद इशूड आता है, फिर सब्सक्राइब्ड है, फुली पेड है, फिर नॉट फुली पेड है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो देखिए पहले तो आप इक्विटी एंड लायबिलिटी मेन पर मेन हेडिंग है, फिर ये मेन हेडिंग है, उसके अंदर शेयर कैपिटल है, सब मेन हेडिंग है। फिर अगर आपसे किसी ने ऑथराइज्ड कैपिटल नाम दे दिया तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। अगर वो आपसे कहे मेन और सब मेन हेडिंग देनी है तो ये वाली ब्लू कलर से करता हूं, ये वाली और ये वाली हेडिंग आपको देनी है, ठीक है। अगर वो पूरा ही पूछेगा तो पहले आप इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखेंगे, फिर शेयर होल्डर फंड लिखेंगे, फिर शेयर कैपिटल लिखेंगे, और शेयर कैपिटल के अंदर फिर ऑथराइज्ड कैपिटल आता है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। फिर ऑथराइज्ड के बाद यहाँ पर इशूड आ जाता है, इशूड के बाद सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड के अंदर दो पार्ट है, ए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और बी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, ठीक है। तो ये होता है। फिर शेयर फॉरफिट इसके अंदर ऐड होता है, कॉल्सिन एरिया आता है तो लेस होता है। ये हमने शेयर के चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। फिर यहाँ पर दो चीजें होती है, एक होता है कॉल्ड अप और एक होता है पेड अप। कॉल्ड अप का मतलब है कि आपने कितना मांगा, पेड अप का मतलब है सामने वाले ने आपको अभी तक कितना पे कर दिया है, ठीक है। तो ये इसमें अंदर टर्म्स होते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए आपसे जब भी इसमें आएगा तो इक्विटी का अलग से आएगा, प्रेफरेंस का अलग से आएगा, दोनों को अलग अलग दिखाया जाता है। उसी के ऊपर नोट है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल बी शोन सेपरेटली। इसका मतलब यह है कि ऑथराइज कैपिटल है तो इसके अंदर इक्विटी, और यही चीज ऐसे प्रेफरेंस के लिए लिखी होगी, टिंग 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 टिंग, ऐसे इसमें होगा, ऐसे इसमें होगा, ऐसे ही इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास टोटल अमाउंट आएगा, जो भी ये टोटल अमाउंट आएगा वही टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है, नोट नंबर डालकर, जिस भी ईयर का होगा, 2 साल का है। हालांकि ये तो प्रीवियस ईयर से उठाया जाता है, इसके लिए हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा कि दो दो अमाउंट है, क्योंकि वो तो पहले ही बनाया जा चुका है, तो वहां से अमाउंट आ जाता है। यहाँ पर हम इस साल का करंट ईयर बनाते हैं, अदरवाइज तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। ओके, चलो भैया जी, चलो 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 आगे बढ़ो। मैंने कहा ओके। उसके बाद हमारे पास हेडिंग थी रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जिसमें से बहुत सारे नाम शायद आपने नहीं सुने होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कैपिटल रिजर्व सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहले तो दीज रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ सच कैपिटल। सबसे पहली बात तो यही है, प्रॉफिट्स आर नोन एज कैपिटल रिजर्व्स। सच रिजर्व्स जनरली आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज कैश डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। यानी कि जो कैपिटल प्रॉफिट्स है उसमें से ही आपको कैपिटल रिजर्व बनाना है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट है तो उसमें से आप डिविडेंड नहीं बांटते हैं। डिविडेंड बांटते हैं आप जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज होती है, जो आप प्रॉफिट कमाते हैं, जो बिजनेस के लिए एक्टिविटी है, जो आपकी मेन कोर एक्टिविटीज है, उसके थ्रू जो प्रॉफिट कमाते हैं, फिर वो आप बांटते हैं शेयर होल्डर्स में। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नाउ प्रॉफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज आर टर्म्ड एज कैपिटल प्रॉफिट। ये सारी जो चीजें हैं इसको आप कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं, और इसी में से पैसा रिजर्व में रखा जाता है तो उसे कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। हेडिंग है उसकी रिजर्व एंड सरप्लस। बातें ध्यान रखनी है। नाउ गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अगर यहां से कुछ भी चीजें आ रही हैं तो ये आपके कैपिटल प्रॉफिट में ऐड होंगी। और भी है, गेन ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अगर आपको कोई गेन हो रहा है तो भी ये इसी के अंतर्गत आता है। एज ऑल द कैपिटल प्रॉफिट्स मेंशन्ड अबव शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। ये सारी चीजें आपकी कैपिटल रिजर्व के अंदर इकट्ठा होती जाती हैं, इकट्ठा होती जाती हैं, इकट्ठा होती जाती है। एक वो था। फिर अब है कुछ और, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स या रिवैल्यूएशन रिजर्व।
तो ये सारे हम जानते हैं। रिडम्पशन के समय अगर कोई कैपिटल रिजर्व बन रहा है तो वो अलग से नाम आता है जो हमने रिडम्पशन के लिए रखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद सिक्योरिटीज पेम रिजर्व, ये हमें पता ही है, शेयर इशू करने पर अगर जनता में हमारी खूब हल्ला मचा हुआ है तो वो हम उनसे 10 रुपए मांगते हैं, वो हमें 12 रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जो वो 2 रुपए है वो प्रीमियम का अमाउंट माना जाता है, तो उसके पैसे यहाँ रखे जाते हैं। फिर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिडम्पशन के लिए अगर हमने कोई रिजर्व बना के रखा हुआ है, हमने इसकी एंट्री भी की हुई है ना। इशू ऑफ डिवेंचर के बाद जब हमने रिडम्पशन पढ़ा था तब हमने डीआरआर बनाना भी सीखा था। फिर हम डीआरआर में पैसे रखते हैं, फिर जब रिडम्पशन हो रहा होता है तो डीआर से पैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल याद होगा। फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व तो हमें पता ही है। फिर भी इट इज अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड बाय द अपवर्ड रिवीजन of the book value of an asset. It cannot be used for the payment of dividend for issuing of bonus share. ये किसी भी डिविडेंड या बोनस शेयर इशू करने के लिए नहीं होता, क्योंकि ये कब आता है, जब आपका कोई भी वैल्यू ऊपर हो जाता है, तो उसके लिए जो आप रिजर्व्स रखते हैं, यानी कि आपके फिगर्स में चेंजेस आ गए, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है ना, तो उस टाइप के जो रिजर्व्स आते हैं वो यहाँ पर कहलाते हैं, इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व कहते हैं। ये क्रिएट किया जाता है अपवर्ड रिवीजन के वक्त। अपवर्ड रिवीजन का मतलब है कि एसेट्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इट इज अ रिजर्व विच इज रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इशूड टू एम्प्लॉइज अंडर ESOP, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा रिजर्व रख रखा है जो कि मार्केट वैल्यू और ESOP में जो डिफरेंस होता है प्राइस का, उसके लिए रखा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट में डाल देंगे, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में ही होता है। ऑल्दो हो सकता है ये आपके एग्जाम में आए ही नहीं, क्योंकि ये तो काफी ही अलग हो गया, पर आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रहता है, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नाउ अदर रिजर्व्स, ये है भैया जी अदर रिजर्व्स, यानी बाकी जो रिजर्व बचा है, यानी कि क्या मतलब है उसका, टू जर्नल रिजर्व ओनली। जनरल रिजर्व ही तो कहते हैं ना, जहां कोई काम ना है वहां जनरल रिजर्व लगाएं, तो ये उसके लिए है। नाउ फिर आता है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि साल के आखिरी में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाएगा। आफ्टर अप्रोप्रिएशन सच एज डिविडेंड, बोनस, शेयर्स या ट्रांसफर टू फ्रॉम रिजर्व्स, कुछ भी चीजें सब हमने सब कुछ कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, बोनस दे दिया, डिविडेंड दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी प्रॉफिट बच गया तो वो यहां पर आएगा, ठीक है। नाउ शेड्यूल 3 डज नॉट provide for the preparation of profit and loss appropriation account. This means appropriation should be presented in notes to accounts. यानी कि आपके पास जो यहाँ पे बोला ना आफ्टर एप्रोप्रिएशन, तो वो जो एप्रोप्रिएशन है वो अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ नहीं आता। अगर आपको पुराना जमाना याद होगा तो हम ऐसे बनाते थे, फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट अमाउंट होता था फिर उसमें आफ्टर टैक्स का अमाउंट आता था, फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाते थे, तो फॉर्मेट के अंदर ही दिखा दिया जाता था। अब ऐसा नहीं करना है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाना है ये नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है प्रॉफिट लेने के बाद। ओके, नाउ अगर मान लीजिए भैया जी लॉस हो गया तो डेबिट बैलेंस अगर होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शोन एज नेगेटिव, ठीक है। तो आप इसमें से उसको माइनस करेंगे या नेगेटिव साइड पर दिखाएंगे। मोटा मोटी बात ये होती है कि इतना अमाउंट उसमें से माइनस हो जाता है, फिर जो टोटल अमाउंट रिजर्व एंड सरप्लस का बाहर जाता है उसमें ये माइनस होकर आता है। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस आता है तो। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नाउ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, यानी शेयर वारंट्स के अगेंस्ट अगर मनी रिसीव हो गई, भैया ये क्या होता है, तो शेयर वारंट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय द पब्लिक कंपनी व्हिच गिव्स द होल्डर द राइट टू एक्वायर सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर स्पेसिफाइड देयरइन एट अ लेटर डेट। यानी कि मैंने अगर किसी को ये वारंट दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि मैंने ये कह रखा है कि भाई कुछ समय बाद तुम ना इसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो तो उनको शेयर वारंट बोलते हैं। Amount received against share warrant is included in shareholders fund as they will be converted into equity shares on the specified date at predetermined price. These are not shown as a part of share capital but to be shown as a separate line item. इसको अलग से क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बनेंगे, जब बन जाएंगे जाहिर सी बात है वो शेयर कैपिटल में चले जाएंगे, पर जब तक नहीं बन रहे हैं तब तक वो शेयर होल्डर फंड के अंदर आएंगे, बट हेडिंग हो जाएगी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो ये इसीलिए अलग से दिख रहा था। अगर आपको ध्यान हो, वैसे तो आपको ध्यान होगा ही, नहीं है तो मैं फिर से दिखा देता। आओ जी ये रहा, तो ये इसकी हेडिंग के अंदर नहीं है, पर जैसे ही कन्वर्ट होगा तो जाहिर सी बात है उसमें आ ही जाएगा, पर तब तक ये अलग से दिखाया जाता। ओके, फिर आगे बढ़ जाते हैं भैया जी। काफी सिंपल है ये, हाँ थ्योरी सिंपल है बट आपको याद रहनी चाहिए, इसमें से एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, वरना दिल तो दुखता है, तो बच्चा है। नाउ शेयर एप्लीकेशन, चलो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें अलॉटमेंट के पैसे बचे हुए। इफ अ कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी बट डेट ऑफ अलॉटमेंट फॉल्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट,
जाहिर सी बात है एप्लीकेशन मनी तो हमारे पास आ गई, पर अलॉटमेंट अभी बचा हुआ है, तो हम उसको इसके अंदर डाल देंगे। फिर आती है मेन हेडिंग नॉन करेंट लाइबिलिटीज, यानी यहां से लाइबिलिटी का आइटम शुरू होता है। अ नॉन करेंट लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी विच इज नॉट क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी। कितना सिंपल है, जिसको करंट लाइबिलिटी नहीं कहोगे भैया, जिसका कोई नहीं है, मतलब करंट लाइबिलिटी नहीं है, आ जाओ नॉन करंट बन जाओ, सिंपल सा पॉइंट है। नाउ नॉन करंट लाइबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि हमने देखे थे, अब उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी आपने उधार लिया लंबे समय के लिए, तो इसमें डिवेंचर आता है, लोन आता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग रेफर्स टू लोन टेकन बाय द कंपनी। Borrowing shall be classified as long-term borrowing when they are payable by the company after 12 months from the date of loan. It shall be shown under the following heads. या तो बॉन्ड हो सकते हैं, या लॉन्ग टर्म लोन्स में बैंक से हो सकता है, या अदर पार्टीज हो सकता है, या पब्लिक डिपॉजिट्स हो सकते हैं। हमने लिए हैं यहाँ पर, है ना। तो अगर हमने किसी से भी पैसे लिए हैं 12 महीने से ज्यादा के बाद मैच्योरिटी पीरियड है, तो आपके लिए वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग किसके अंदर आएगा? नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर। ध्यान ये वाली चीज भी रखनी है ना। चलिए ठीक, बाकी ये तो आपको पता ही है बॉन्ड्स और डिवेंचर्स क्या होते हैं। उसके बाद बैंक से लोन लो तो क्या होता है, अदर पार्टी से आप लोन लोगे, तो लोन तो मतलब कि हमने उधार पे पैसा लिया है जिसपे हम इंटरेस्ट चुका रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक नई पॉइंट जो था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, इसको थोड़ा समझिए। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता क्या है, मैं इसको पहले बातों से समझाता हूँ, फिर लिखा हुआ तो सब कुछ है ही। देखिए होता क्या है कि आपको पता होना चाहिए, एक होता है इनकम टैक्स एक्ट और एक है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में कुछ रूल्स या किसी चीज पर लगने वाला डेप्रिसिएशन का रेट या किसी चीज को मानने की मेथड अलग है, इनकम टैक्स एक्ट में उसकी मेथड अलग है। अब क्योंकि जब भी आप टैक्स भरोगे, है ना, जब भी आप टैक्स भरने के लिए जाओगे तो भैया जी जिसके घर जाओगे उसी के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। जब हम कंपनी बनाते हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं, पर जब हम इनकम टैक्स भरने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हो, कहता रुको ठहरो जरा, आप हमारे हिसाब से बनाकर लेकर आओ। अब जाहिर सी बात है यहाँ रूल कुछ अलग है, यहाँ रूल कुछ अलग है। तो ऐसा हो सकता है कि जब हमारा जो टैक्स हमने इसके हिसाब से कैलकुलेट किया, कंपनीज एक्ट के हिसाब से कैलकुलेट किया, उससे ज्यादा हमारे पास इनकम टैक्स में आ गया, यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई। कई बार ऐसा होगा कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपका टैक्स का अमाउंट बहुत ज्यादा लगा लेकिन इनकम टैक्स में कम लगा, तो फिर उसे एसेट बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। बेसिक पॉइंट ये होता है कि डेप्रिसिएशन की मेथड की वजह से भी होता है कि भाई कंपनीज एक्ट में तो दोनों है, एसएलएम डब्ल्यूडीवी, इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ डब्ल्यूडीवी है। तो अगर आप एसएलएम लगा रहे हैं और डब्ल्यूडीवी में तो अंतर हो रहा है, तो कुछ ना कुछ अंतर आ रहा है। अगर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो वो लायबिलिटी बन गई आपके लिए। अगर एक्स्ट्रा पे नहीं करना, मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो आपने अमाउंट कैलकुलेट किया है, अगर उससे ज्यादा टैक्स बन रहा है इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करने पर, तो फिर वो तो लायबिलिटी हो गई। अगर आपने कंपनीज एक्ट में ज्यादा कैलकुलेट हो रहा है, इनकम टैक्स में पैसे आपके कम लग रहे हैं, तो इसका मतलब वो एसेट हो गई। बस इतना सा बात है, पर ये डेफर्ड नाम से आ जाता है। तो देखिए टैक्सेबल इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग इनकम। टैक्सेबल इनकम इज इनकम बेस्ड ऑन टैक्स लॉज, है ना, टैक्स लॉज के ऊपर होता है। वेयर एज अकाउंटिंग इनकम इज डिटरमाइंड एज पर द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड इन द एंटरप्राइज। For example, depreciation may be charged in the books of accounts on straight line method, but Income Tax Act allows on written down value method. Thus, difference will be arise between the taxable income and accounting income. सीधा सा point है। Accounting income is reported by the statement of profit and loss of enterprise. The current practices has been make the provision of tax on the taxable income. However, tax can also be calculated on the accounting income. The difference between tax on accounting income and taxable income is called deferred tax. उसको क्या बोलेंगे? deferred tax बोलेंगे। बट अगर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो उसको लायबिलिटी बोलेंगे। एक्स्ट्रा पे नहीं करना तो वो आपके लिए एक तरीके का एसेट हो जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो ये भी 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, क्योंकि अब आप भरोगे फिर अगली बार ये ट्रीटमेंट आएगा, तो इसीलिए इसको नॉन करंट लायबिलिटी में रख देते। ओके, और अगर ये 1 साल से कम का होगा तो जाहिर सी बात है फिर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। चलिए, तो deferred tax liability comes into existence when accounting income is more than the taxable income, है ना। accounting income आपकी ज्यादा हो गई, taxable income आपकी कम है, तो जाहिर सी बात है टैक्स आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ज्यादा पे करना पड़ेगा तो फिर क्या आता है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या है? ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या है इसके भैया जी? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये इसके एग्जांपल है। मान लीजिए प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इफ डिवेंचर आर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो जो भी प्रीमियम पेबल है वो आपके इसके अंतर्गत आ जाएगा। जाहिर सी बात है भैया, वो अगर लॉन्ग टर्म है तो ये भी प्रीमियम पेबल भी आपका लॉन्ग टर्म मतलब बाद में ही पे करना है, तो तब तक वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में शो होगा। नाउ प्रीमियम पेबल on redemption of preference shares if preference shares are redeemed after 12 months of the date of the balance sheet,
यानी कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी प्रीमियम है, वो चाहे डिवेंचर के ऊपर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर के ऊपर है, लेकिन आपको बहुत बाद में देना है, प्रीमियम अभी से आपने कैलकुलेट करके रख लिया है, तो आपके लिए वो तो लाइबिलिटी में, अदर लाइबिलिटी में ही आएगा, तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर ये आ जाएगा। फिर अब आगे बढ़ जाते हैं, तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यानी ऐसे प्रोविजन जो लंबे समय के लिए बनाए गए, ठीक है, सीधा सा पॉइंट है। ऑल प्रोविजंस फॉर विच रिलेटेड क्लेम्स, जो भी क्लेम है सेटल बियॉन्ड 12 मंथ्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एज क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, एग्जांपल्स आर, यानी ऐसे कोई प्रोविजंस आपने अभी बना रखे हैं जो कि बाद में जाके सेटल होंगे, तो जाहिर सी बात है 1 साल से बाद में सेटल होंगे, तो वो आपके लिए नॉन करंट हो गए, ठीक है। तो देखिए, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं ये हमेशा ही लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं। एम्प्लॉयज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव, ये सारी चीजें होती है, अर्न लीव इकट्ठी होती है, फिर बाद में आपको उसके पैसे मिलते हैं। आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में जान सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जब वर्क करते हैं तो ग्रेचुटी या फिर पेंशन, ये सब चीजें उनको मिलती हैं, बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। या प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स एटसेट्रा, अगर कोई वारंटी क्लेम्स है, अगर वो 1 साल से ज्यादा के हैं तो फिर वो इसके अंतर्गत आएंगे, अदरवाइज तो करंट में चले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। नाउ अब बारी आती है करंट लायबिलिटीज की, क्या होता है भैया, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि नॉन करंट में भी एक ही बात बोली गई थी, जो करंट लायबिलिटी में ना आए उनको इधर भेज दिया जाए, ठीक है। तो देखिए, अ लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज करंट when it satisfies any of the following criteria। कौन कौन से क्राइटेरिया? It is expected to be settled in company's normal operating cycle। सबसे पहली बात तो भैया ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ही एडजस्ट हो जाए, ये क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। नाउ, और it is held primarily for the purpose of being traded, it is a liability which the company holds within a intention to trade। यानी कोई ऐसी चीज है जिसको आप रेगुलरली ट्रेड करने वाले हैं। इसके लिए एग्जांपल ये दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी ने अगर शेयर डिवेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है, अब डिवेंचर इशू किए हैं, लेकिन कुछ डिवेंचर उन्होंने रख लिए हैं जिसको वो नॉर्मली ट्रेड करेंगे, मतलब खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। तो जिस चीज को आपने ट्रेड के पर्पज से रखा है वो आपके करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, कोई भी ऐसी चीज है, ठीक है। और जिस चीज को आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, यानी बाद में ही मैच्योरिटी आएगी, तो फिर वो आपके लॉन्ग टर्म में चले जाएंगे। तो बेसिक पॉइंट ये है। एक्सेप्टेड ऑपरेटिंग साइकिल का बेसिक मतलब जो होता है कि एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है किसी भी बिजनेस की, पहले आप सामान खरीदेंगे, फिर उस पर कुछ काम करेंगे तो वर्किंग प्रोग्रेस होगा, फिर उस पर कुछ काम करेंगे तो फिनिश गुड्स बनेगा, फिर उस पर कुछ काम करेंगे क्रेडिट पीरियड पे, फिर जाके सेल होगा। तो ये जो पूरा साइकिल है इसको ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। तो अगर ये साइकिल के अंदर आ रहा है तो भी इसे करंट लायबिलिटी में ला दिया जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, और इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, दैट इज बैलेंस शीट डेट। तो ये भी हमारे पास आखिरी में यही बोला जाता है। अगर आप किसी भी नॉर्मल भाषा में पूछेंगे तो वे कहते हैं करंट लायबिलिटी, अरे वो जो 12 महीने से कम के अंदर सेटल हो जाता है वो करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट सही है, ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बेसिक पॉइंट ये है कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल जो होती है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, पूरी साइकिल जिसमें एक गुड्स बनता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसमें कई बार 12 महीने से ज्यादा भी लग जाता है, कई बार कम भी लगता है, तो कई बार इसी को ऑपरेटिंग साइकिल बोल देते हैं। तो अगर इस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो फिर उसे करंट लायबिलिटीज माना जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही करंट एसेट्स में भी होता है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ जाते हैं, तो देखिए, नाउ इफ अ लायबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन अ कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, इट विल बी कॉल्ड एज करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंपनी मे बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और मोर, ठीक है। तो उसे करंट लायबिलिटी कहते हैं, चाहे वो उससे ज्यादा हो या कम हो। अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंतर्गत आ रहा है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, तो उसको करंट लायबिलिटी ही ट्रीट किया जाता है, भले ही कई बार वो 12 महीने से ज्यादा भी होता है, ठीक है। चलिए, करंट लायबिलिटी के बारे में भी हमने जान लिया, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब है शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब्स दैट करंट लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। सबसे पहला था शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो एक एक करके देखते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बेसिक पॉइंट वही है कि जो भी ऐसी बोरोइंग से उधार है विच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 मंथ्स, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गई, ठीक है। नाउ फ्रॉम द डेट ऑफ लोन आर टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स शैल बी क्लासिफाइड एज, उसको आप कह दीजिए लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट वाला जो आता है वो, या लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, या कोई डिपॉजिट, या फिर कोई भी लोन और एडवांसेस जो कि आपको पता है कि 12 महीने के अंदर मैच्योर होने वाले, यानी हम उनको पैसे चुकाने हैं, भैया पैसे चुकाने हैं 12 महीने के अंदर है, तो करंट लायबिलिटी है भाई, सीधा सा पॉइंट है। उसके अंदर भी हेडिंग क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल्स, ये आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आपके सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल दोनों आता है,
इस पे अकाउंटिंग रेशियो में क्वेश्चन भी होता है, तो कई बार ट्रेड पेबल वर्ड होता है और लोग बिल्स पेबल ही लेते हैं, क्रेडिटर को भूल जाते हैं। आपको ध्यान रखना है ट्रेड पेबल का मतलब है सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों का जोड़, दोनों को प्लस करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A payable shall be classified as trade payable if it is respect in the amount due on account of goods purchased or service received in the normal course of business. It includes both. देख both point, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ब्लू कलर करो इसको। सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये लोग भूल जाते हैं, है ना। ट्रेड पेबल से पेबल, हाँ तुक्का मारो बिल्स पेबल लिख देते हैं, और फिर क्या बोलेंगे, तुक्का नहीं मारना था भाई, दोनों ऐड होते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। अदर करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे जैसे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का अगर कोई करंट मैच्योरिटी है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ये तो आपको पता ही है। आउट ऑफ करंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इज शोन एज करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स सच एज डिवेंचर रिडीमेबल विद इन 12 मंथ्स, है ना। तो जो भी डिवेंचर, यानी कि मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी 5 साल की थी, ठीक है। अब 5 साल बाद जब हम आखिरी ईयर पे पहुंचे, तो लेट सपोज मान लीजिए हम 31 मार्च 2019 में है ना, तो 1 अप्रैल, अब कोई चीज अगर मान लीजिए 1 अप्रैल से हमने शुरू किया, वो आपके 6 महीने में होने वाली है, सितंबर में आपके मान लीजिए लेट सपोज सितंबर में ही मैच्योर होने वाली है, तो अब आप उसको करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रीट करो क्योंकि वो 1 साल के अंतर्गत आ गई है, ठीक है। ये पॉइंट है। नाउ इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, तो ये सारे तो आपके करंट लायबिलिटीज के अंदर ही आते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि फिर इंटरेस्ट एक्रूड है पर अभी ये पे नहीं हुआ है ना, बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही ड्यू करेंगे तो इस पे पॉइंट आ जाता है, तो इसलिए इसको हम 12 महीने से कम का मानते हैं, तो ये अपने करंट लायबिलिटी में आता है, और इसकी हेडिंग होगी अदर करंट लायबिलिटीज। ये छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, मेजर हेडिंग सब हेडिंग पर ही आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ जैसे इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग, तो यही वाला पॉइंट है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट, हाँ इसमें बट नॉट ड्यू था और इसमें ड्यू हो गया है। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड्स, एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच इज ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर इज शोन अदर करंट लायबिलिटीज, हाँ लेकिन ये 1 साल के अंतर्गत होने चाहिए, तो फिर ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अदर करंट लायबिलिटी याद रखिएगा, सबसे पहले करंट लायबिलिटी हेडिंग है, फिर अदर करंट लायबिलिटी है, फिर उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो यहां पर आपको गलती नहीं करनी। चलिए फिर और भी है, उसको भी देख लीजिए। तो देखिए अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, या फिर अनपेड मैच्योर डिवेंचर्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, या फिर अदर पेबल्स सच एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट, अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रोविडेंट फंड पेबल, जीएसटी पेबल, सब जो 1 साल के अंदर अंदर पे होने वाले, वो सारी चीजें आपके यहां अंदर आ जाएंगी, ठीक है, अदर करंट लायबिलिटीज में। फिर आता है डी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ऐसे प्रोविजन जो लॉन्ग टर्म थे, अब 12 महीने के अंदर में इनको कंप्लीट होने वाले हैं, तो फिर सारे ही यहां पर आ जाएंगे। सिंपल सा पॉइंट याद रखना है, 12 महीने से अंदर है तो भैया जी वो करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा, अगर वो प्रोविजन है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोलेंगे, अगर वो लायबिलिटी है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा, ठीक है, और अगर उनसे रिलेटेड है इंटरेस्ट अनपेड से, तो फिर वो अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। बस ये हेडिंग्स आपको याद रखनी है, और तो कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आर द प्रोविजंस अगेंस्ट विच लायबिलिटी इज लाइकली टू अराइज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, द अमाउंट शैल बी क्लासिफाइड एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अगर आप मान लीजिए ट्रेड रिसीवेबल्स आर शोन एट देयर फुल वैल्यू अंडर द करंट एसेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी शोन ऑन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये तो आपको पता ही है कि अगर आपने डेटर में कुछ माइनस कर रखा है तो या तो आप माइनस करके दिखा दीजिए, अगर आप माइनस नहीं करेंगे तो इसको लायबिलिटी में उठा दीजिए और वहां पे लिख दीजिए, ठीक है। तो नॉर्मली हम यहीं पर लिखते हैं, अब के हिसाब से तो यहीं लिखा जाता है। अगर आपने याद होगा 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा, तो उसमें से डेटर में से हम माइनस करते हैं बैड डेब्ट या प्रोविजंस या कुछ भी जो भी चीजें माइनस होनी होती, पर अब हम क्या करते हैं, प्रोविजन यहां पर लिखते हैं, ठीक है, ओके। फिर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, यानी किसी भी प्रकार का प्रोविजन है, अदर कोई भी प्रोविजन है जो कि आप 12 महीने के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, तो फिर वो यहां आ जाएंगे। फिर अब हो गई हमारी लायबिलिटी साइड पूरी, अब बारी है एसेट साइड की। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सब यहां पर सिंपल ही है, आपको कोई यहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसेट्स में क्या आता है, तो सबसे पहले हेडिंग आती है नॉन करंट एसेट। ये क्या है, नॉन करंट एसेट्स है। दीज एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो मैंने आपको उस टाइम पे दिखाया था, फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं, अब हम पीपीई लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस आएगा, और अदर नॉन करंट एसेट्स आएंगे। डेफर्ड टैक्स एसेट तो आपको पता ही है, क्योंकि लायबिलिटी का उल्टा यहां आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स फिक्स्ड एसेट्स रेफर to those assets which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods or services, are not meant for sale,
दे आर कैटेगराइज इनटू, है ना। प्रॉपर्टी प्लांट में यानी ऐसे एसेट्स जिनका आप इस्तेमाल करेंगे, हेल्ड किए गए इस्तेमाल करने के लिए, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, किसी तरीके से आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, तो वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं, एक तो टेंजिबल जिनको आप यूं करके देख सकते हो, यूं करके छू सकते हो, है ना, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस है। तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी physically seen and touched. Classification shall be given as land, building, plant and equipment, furniture and fixtures, computer, vehicle, office equipments, others। किसी भी इस टाइप की चीजें जो आपके लिए यूज होने वाली हैं, जिनको आप सेल नहीं करने वाले हो, 1 साल से ज्यादा तक आपके पास रहने वाली है, जिनको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास टेंजिबल। फिर बारी किसकी है? इंटेंजिबल की। चलिए देखते हैं इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं भैया जी, जिनको आप देख छू नहीं सकते पर होते हैं जैसे कि भूत। Intangible assets are the assets which do not have a physical existence and thus cannot be seen or touched, classified into। इसके अंदर क्या क्या है भैया? तो गुडविल है, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स हैं, ऑपरेटिंग राइट्स हैं, ये सारी चीजें हैं। रेसिपीज, फॉर्मूलाज या मॉडल्स या डिजाइंस या फिर लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज, ये सारी चीजें आपके लिए क्या कहलाती हैं? इंटेंजिबल कहलाती हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इसको आप छू नहीं सकते या फिर आप देख नहीं सकते, तो ये आपके इंटेंजिबल के अंदर है, पर है तो आपका एसेट्स। जैसे ही आपको गुडविल मिली यानी आपकी ख्याति बढ़ी हुई है, तो लोग आपके पास एक्स्ट्रा आते हैं। कॉपीराइट, आपने अपनी किताबों के पीछे लिखा हुआ होगा, अगर आपने वो लिख दी, उस पर राइट मिल गया आपको, तो वो कोई और नहीं लिख सकता, आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो गई वो, तो आपके लिए एसेट हो गया वो, ठीक है। ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ये सब तो आपको पता ही है ना। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं शायद आपको ना पता हो। चलो तो फिर आगे चलते हैं। नाउ इट मे बी मेंशन्ड दैट द टर्म डिप्रिसिएशन, थोड़ा सा इसमें समझना हमको, इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स over the useful life, whereas the amortization is used for the writing of intangible assets for their useful life। ये भी आपको पता होना चाहिए कि tangible assets की वैल्यू अगर रिड्यूस होती है ड्यू टू वियर टियर और सब कुछ, तो हम उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बट जब इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है ड्यू टू अदर थिंग्स, तो फिर हम उसको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको पता ही है कि गुडविल को भी आपको रिटर्न ऑफ करना होता है, बहुत सारी चीजों को रिटर्न ऑफ करना होता है, तो उसको जब रिटर्न ऑफ करते हैं तो एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। टेंजिबल को जब करते हैं तो फिर डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब हमारे उसके अंदर कुछ पॉइंट है, चलो येलो ही रहने दो। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, सीधी सी बात यह है कि अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, अब वो आधी बनी है, तो भाई कुछ ना कुछ तो आपका एसेट कंप्लीट हुआ है, लेकिन फुल्ली नहीं बनी, तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोल दिया है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इट रेफर्स टू द फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स व्हिच आर अंडर कंस्ट्रक्शन सच एज बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। ऐसे ही आपका इंटेंजिबल में कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, 50% बन गया, पूरा नहीं बना है, लेकिन 50% बन गया, तो एक तरीके से आपकी 50% की एसेट तो बन गई ना। वो अंडर डेवलपमेंट है, ये बात सही है, लेकिन 50% बन गई, तो अब उसको भी एसेट साइड पे रखा जाता है। तो देखिए, लाइक पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एटसेट्रा विच आर बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, अभी बन रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए, पर वो हैं तो आपके लिए एसेट ना, आप ही के तो बनेंगे। ओके, तो अब हम इनको भी रखने लग गए हैं। तो ये हमारे पास टेंजिबल एंड इंटेंजिबल के हेडिंग के अंदर थे। उसके बाद हमारे पास थर्ड और फोर्थ पॉइंट आ गया। अब आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये हमें पता है जो भी 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट हम किसी दूसरे के शेयर्स में, डिवेंचर्स में, लैंड में, प्रॉपर्टी में, जहां चाहे वहां कर सकते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आता है अगर हमने 1 साल से ज्यादा के लिए किया है। देखिए, इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 1 ईयर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शैल बी क्लासिफाइड इनटू ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स। इसमें आप ट्रेड वाला भी जोड़ सकते हो और अदर भी जोड़ सकते हो। बेसिक पॉइंट ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है। नाउ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या है? रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी इन शेयर्स और डिवेंचर्स फॉर अनदर कंपनी नॉट बीइंग सब्सिडियरी और टू प्रमोट ओन ट्रेड एंड बिजनेस, तो आप उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इसको क्या बोलते हैं? अदर इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे? जो बाकी होंगे, विच आर नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है वो अदर इन्वेस्टमेंट्स में आएंगे। अब इन्वेस्टमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज, अगर आप प्रॉपर्टी में करते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेफर्स टू लैंड एंड बिल्डिंग हेल्प फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और टू अर्न रेंटल्स रेदर देन फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस और सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि आप प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं पर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इसकी प्राइस बढ़ गई 5 साल बाद तो मैं इसको बेच दूंगा, या फिर आपने किसी बिल्डिंग को खरीदा है लेकिन आपको उसको रेंटल इनकम आपको मिल रही है ना, तो ये वाली जो है ये इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी कहलाएंगी। पर अगर मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग बना ली और उसके अंदर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चल रहा है, तो फिर वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगी, फिर वो आपके लिए एसेट हो जाती है। पता है ना आपको, आपके बिजनेस के लिए वो एसेट हो गई, तो फिर वो वहां जाती है। टेंजिबल, ठीक है। चलिए
फिर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी में अगर कर दिया तो प्रेफरेंस वाले में कर दिया तो प्रेफरेंस शेयर्स वाला आ गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रस्ट या डिवेंचर्स या बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स या फिर पार्टनरशिप फर्म्स में या फिर किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट में आप मतलब किसी भी तरीके के कोई भी लंबे समय के लिए किसी और में पैसे लगा रहे हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट कहला रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे, बस ध्यान क्या रखना है आपको, हेडिंग, मेन हेडिंग, सब मेन हेडिंग, ठीक है। चलिए फिर डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट कम्स इनटू फोर्स व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन द टैक्सेबल इनकम, यानी जो आपकी अकाउंटिंग इनकम है वो कम है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तो फिर आपके लिए ये आता है। वहां पर क्या था, अगर अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम आपकी कम है, तो फिर लायबिलिटी खड़ी हो जाती थी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। ओके नाउ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या आता है, जो भी लोन्स एंड एडवांसेस आपने लंबे समय के लिए दिए हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिख दूं क्या, दिए हैं, लिए नहीं है, लिए तो लायबिलिटी में जाता है। नाउ दीज आर द लोन्स और एडवांसेस व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड बैक आफ्टर मोर देन 12 मंथ्स। जाहिर सी बात है नॉन करंट का मतलब ही यही होता है कि आफ्टर मोर देन 12 मंथ्स, 12 के अंदर वाला तो करंट के अंदर आता है, ठीक है। और कहां से होगा, तो फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट होता है। दे आर क्लासिफाइड एज कैपिटल एडवांसेस। एडवांसेस गिवन फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स आर कॉल्ड कैपिटल एडवांसेस, यानी कि आपने किसी को पैसे दिए कि वो भाई अपने फिक्स्ड एसेट्स को खरीदेगा या जो भी है, तो उसने आपने कैपिटल एडवांसेस के रूप में उसको पैसे दिए हैं। दीज एडवांसेस आर नॉट रिसीव्ड बैक इन कैश बट आर रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ सम फिक्स्ड एसेट्स, तो आपको ये फिक्स्ड एसेट्स के रूप में मिलेगा। नाउ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, इसका मतलब है कि किसी को आपने पैसे दिए हैं, वो आपके लिए कुछ बना रहा है, बना के आपको वापस करेगा, तो पैसा तो आपके पास से गया ना, तो आप किसी कैपिटल के लिए, क्योंकि किसी फिक्स्ड एसेट्स के लिए आपने दिए हैं, तो वो कैपिटल एडवांसेस कहता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, इससे शायद आप फेवरेबल होंगे, ऑल्दो अभी तो आप 12th क्लास में है, लेकिन जब जाएंगे ना और फिर कहीं अगर आपको सिटी चेंज करनी पड़ गई, अगर आप मेट्रो सिटी में है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर अगर सिटी चेंज करनी पड़ गई तो आपको चक्कर काटने पड़ेंगे कमीशन एजेंट के, और फिर आपको पीजी लेना पड़ेगा, या फिर आप फ्लैट लोगे तो फ्लैट के मालिक या पीजी के मालिक आपसे कहेंगे भैया नहीं नहीं नहीं, पहले तो आप भाई जो किराया है वो तो दो, उसके ऊपर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दो। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब है कि जब आप जाओगे तो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे अगर आपने बिल्डिंग में तोड़फोड़ नहीं की है, और अगर की है तो यहाँ से पैसे कट होंगे, तब आपको समझ में आएगा अच्छा सिक्योरिटी डिपॉजिट। पर है तो आपके लिए एसेट कि जब तक आप रह रहे हो तब तक तो वो सेफ है, अगर आपने बिल्डिंग में कोई फालतू फालतू काम नहीं किया है, सब कुछ सब सही है, तो फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे आपको वापस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स दैट आर गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, आर गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट are classified into long term advances. Examples are security deposits for electricity, telephone, etc. एक तो मैंने बताया, और एक आपको पता ही है इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन का भी जब आप अपने यहाँ कनेक्शन लगाते हैं तो भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट देना पड़ता है, अगर आप कनेक्शन हटाएंगे तो वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़े, ठीक है। फिर अदर नॉन करेंट एसेट्स आ जाते हैं, तो अदर में तो बाकी जितने भी बचे, अदर नॉन करेंट एसेट्स विच डू नॉट फॉल, जो उस कैटेगरी के अंदर नहीं आते वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे द फॉलोइंग में भी इंक्लूड ट्रेड रिसीवल्स आफ्टर 12 मंथ्स, एक बार ये रिसीवल दो बार आ गया, ट्रेड रिसीवल्स, रिसीवेबल, हाँ सही तो है ये, तो दो नाम था इसलिए कंफ्यूजन हो, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल आफ्टर 12 मंथ्स, अगर आपको कुछ पैसे 12 मंथ्स के बाद मिलने वाले हैं तो अब आप उसको नॉन करंट में डालते हैं। बेसिकली पॉइंट अब पता है क्या हो गया, ऐसा हो गया कि मान लीजिए आपने रिसीवेबल है लेकिन पैसे आपको 12 महीने बाद मिलेंगे, तो फिर वो किस बात के है ना, करंट बनेंगे ही नहीं, फिर वो नॉन करंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जिस प्रकार से अकाउंटिंग होती है ना, उसमें ईयर के हिसाब से होता है कि देखना है भाई 1 साल के अंदर है करंट में डालो, 1 साल से ज्यादा है नॉन करंट में डालो, सीधा पॉइंट है, कोई इफ बट नहीं। हाँ ऑपरेटिंग साइकिल वाले चीजों को छोड़कर, या फिर कोई चीज आपने ट्रेड करने के लिए रख रखी है उन चीजों को छोड़कर, ठीक है। Now, इसमें जैसे amortized expense, such share issue expense that shall be written off after 12 months from the date of balance sheet. अगर कोई ऐसा शेयर इशू एक्सपेंस है जो 12 महीने बाद रिटर्न ऑफ होगा तो तब तक वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का है, ठीक है। फिर हमारे पास नॉन करंट हो गया, तो अब क्या बारी आती है करंट की। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं भाई, व्हेन इट इज सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, अगर इनमें से कोई भी है, तो सबसे पहला तो वही है कि अगर आपने कोई भी चीज it is expected to be realized or intended for the sale or consumption of the company's normal operating cycle, अगर normal operating cycle में आप किसी चीज को बेचने वाले हैं, उसका कंजम्पशन करके, फिर उसका कंजम्पशन का मतलब ये नहीं कि खुद यूज करेंगे, तो उससे कुछ मिला के बनाने वाले हैं,
तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इफ इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, ठीक है, बीइंग ट्रेड के लिए है, या फिर इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ, जो हमने वहां करंट लायबिलिटी में पढ़ा था वही का वही है, आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट और बैलेंस शीट डेट वही का वही है। बस ध्यान क्या रखना है, इस बार एसेट है, यानी कि आपको चीजें मिलेंगी अल्टीमेटली, और वहां पे आपको पेमेंट करना था। ऑल अदर एसेट्स शैल बी क्लासिफाइड एज नॉन करेंट। इसके अलावा जितनी भी चीज होंगी जो ये 3 क्राइटेरिया है इसके अंदर फिट नहीं हो रही होंगी, तो वो सारी आपके लिए नॉन करंट कहलाती हैं। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ये भी मैंने बताया था। एन ऑपरेटिंग साइकिल इज द फर्स्ट द टाइम बिटवीन द एक्वाजिशन ऑफ एसेट्स for processing and their realization in cash or cash equivalent, where the normal operating cycle cannot be identified. It is assumed to have a duration of 12 months. बेसिकली पॉइंट यह है ऑपरेटिंग साइकिल का कि भैया जी आपने कोई भी चीज ली है, उसको आपने रॉ मटेरियल में खरीदा है, फिर उसको वर्क इन फिनिश गुड्स में बनाया है, फिर उसके बाद आपने मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में बनाया, फिर फिनिश गुड्स में बनाया, फिर कुछ क्रेडिट पीरियड दिया, फिर उसके बाद आपको वहां से पैसा मिला। तो ये पूरा का पूरा सर्कल एक ऑपरेटिंग साइकिल है। कई बार ये ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा भी होता है, बट अगर वो साइकिल के अंतर्गत आ रहा है तो ऐसे में आप उसको करंट एसेट्स में ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, इतना सा पॉइंट। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स में वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो साल भर में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि द करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर हेल्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर परचेज। जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट आप किसी में भी करो, बेसिक पॉइंट ये है कि अगर 1 साल से ज्यादा का टाइम है तो नॉन करंट में, 1 साल से कम का टाइम बचा है तो फिर करंट में। अब अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया यानी कि अगर कोई भी 5 साल वाला इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जब भी आखिरी ईयर आएगी तो वो तो हमेशा ही करंट में आ जाएगा। सीधा सा पॉइंट है। ठीक है, आखिरी ईयर में मान लीजिए सितंबर, मई, मार्च, अप्रैल जहां भी आ रहा है, तो वो तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो पीरियड है उस बीच में अगर लाई कर रहा है तो लास्ट ईयर में उसको हमें करंट में ही रखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, सीधा पॉइंट है ये तो। ठीक है, तो वो नाम वही है, बस क्या है, ये विद इन द 12 मंथ्स है। नाउ इन्वेंट्रीज, इससे तो हम सब रूबरू हैं। इन्वेंट्री मींस स्टॉक हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो हम बेचने के लिए हमारे पास रख लेते हैं, जो कि अभी बिका नहीं है, तो अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर बिक जाएगा। ठीक है, इट इंक्लूड्स, चाहे फिर रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, फिनिश गुड्स हो, या स्टॉक इन ट्रेड हो, या फिर स्टोर्स एंड स्पेयर्स या लूज टूल्स हो, तो ये सारी ही चीजें आपके इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ये सारा ही आपके लिए करंट एसेट्स में काउंट होता है, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा फिर से आप बेचने की ही उम्मीद में रहेंगे। अब आप कहोगे भैया अगर ऐसा हो कि हम बेचने की उम्मीद में तो हैं पर बिके ही नहीं, तो पर आप तो उम्मीद में लगाए बैठे हो ना, नहीं बिका है तो आपको बाद में जाके पता चलेगा। तब तक तो आप यही सोचोगे हाँ यार नेक्स्ट ईयर ये बिक जाएगा बिक जाएगा बिक जाएगा। ठीक है, अगर आपको पहले से पता है कि 1 साल में नहीं बिकने वाला, तब तो फिर आप नॉन करंट एसेट्स में ही उसको लेकर जाएंगे। लॉजिक सिंपल है, 1 साल के अंदर बिकने वाला है मतलब 1 साल के अंदर रियलाइज हो जाएगा, तो फिर भैया जी करंट है। 1 साल से ज्यादा लगेगा तो नॉन करंट है। लॉजिक सिंपल है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स, जैसे ट्रेड पेबल था वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल है। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जब तक दोनों प्लस नहीं होंगे ट्रेड रिसीवेबल नहीं बनेगा, और अकाउंटिंग रेशियो में तो इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं। नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल। यहाँ पर क्या होगा, अमाउंट रिसीव होगा, वहां पे था ऑन account of sale of goods or services rendered by the company in normal course of business. They are classified as current assets if the amount is expected to be realized within a period of 12 months from the date of balance sheet or within a operating cycle of a business. या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंतर्गत होना चाहिए या तो फिर 12 महीने के अंतर्गत होना चाहिए, तो फिर वो आपके लिए यहां पर आ जाता है, ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा वो। इसमें दोनों ही चीजें आएंगी, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। ये बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं, यहां गलती होती है। ठीक है, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो 3 मंथ से लेस, 3 मंथ या 3 मंथ से लेस और लेस, इसके बीच में अगर आप कैश में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि बैलेंसेस विद द बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट्स इन हैंड, चेक इन कैश इन हैंड, या अदर कोई भी स्पेसिफाइड नेचर। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएंगे तब भी ये पॉइंट आपके पास बार बार आएगा। कई ऐसी सिक्योरिटी होती है जो रेडिली अवेलेबल होती है, यानी कि आप गए दिया और कैश आपको मिल गया। तो फिर जैसे चेक ही है, चेक में लिमिट होती है 3 महीने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3 महीने तक ही होगा, आप अगर अभी जाके जमा करेंगे तो भी आपको मिल जाएंगे पैसे। तो ऐसी चीजों को कहते हैं हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो कैश तो आपको पता ही है, जो कैश इन हैंड है, जो कैश में कन्वर्टेड है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब है जो एकदम कैश की तरह है, गए पैसे लिया और जयराम जी की। अब आप कहोगे भैया अगर बैंक बंद होगा तो, अरे भाई होगा तो एक अलग पॉइंट है, कल जा सकते हैं, परसों जा सकते हैं, है ना,
तो ये कैश इक्विवेलेंट में ही काउंट हो जाता है, इसीलिए ये टाइम भी लिखा था 3 मंथ। और अब यहां पर आपके मन में डाउट होगा, भैया अगर कोई ट्रेड रिसीवेबल है वो अगर 3 मंथ के कम के अंदर, तो वो यहाँ आ जाएगा क्या? नहीं, पॉइंट ये है कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। डेटर में ऐसा नहीं होता, उसमें पीरियड पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो इसलिए बस थोड़ा सा इस पॉइंट का ध्यान रखना, वरना यहाँ पे दिमाग कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि भैया 3 मंथ का मतलब है अगर कोई ट्रेड रिसीवेबल है, वो मान लीजिए अप्रैल से शुरू हो रहा है, उसने 1 मई को ही पेमेंट करने वाला है, तो क्या मैं उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डाल दूं? नहीं, वो 1 मई को ही करेगा, आप जाएंगे और कर दे, ऐसा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर पॉइंट है। नाउ इंटरप्रिटेशन, इसको समझना है। इन्वेस्टमेंट्स हैविंग मैच्योरिटी पीरियड फॉर मोर देन 3 मंथ्स बट नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्वाजिशन शैल बी शोन एज करंट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि मोर देन 3 मंथ, देखिए आ गया ना पॉइंट, मोर देन 3 मंथ बट नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ, तो फिर वो करंट है। और अगर 12 मंथ एक्सीड करेगा तो फिर तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ही आएगा। नाउ इसके अंदर और भी चीज आती है, जैसे ईयर मार्क बैलेंस विद बैंक। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी अगर अनपेड डिविडेंड है जो आपको पे हो जाएगा, शैल बी सेपरेटली स्टेटेड, तो ये अलग से दिखाई देना चाहिए। या फिर बैलेंसेस विद द बैंक टू द एक्सटेंट हेल्ड एज मार्जिन मनी या सिक्योरिटी अगेंस्ट द बोरोइंग्स, गारंटीज, अदर कमिटमेंट शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। यानी ऐसी कोई चीजें हैं जो कि मान लीजिए किसी ने आपको गारंटी दे रखी है या कोई मार्जिन सेफ्टी रख रखी है, तो वो भी आपके तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये सब आ जाता है। ना बैंक डिपॉजिट्स, ये तो आपको पता ही है, विद इन मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली अंडर दिस हेड। अगर कोई बैंक डिपॉजिट्स है जिसकी मोर देन 12 मंथ्स की मैच्योरिटी है, तो फिर उसको अलग से दिखाना है। ठीक है भैया जी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का क्या मतलब है कि छोटे समय के लिए आपने दिया। लॉन्ग टर्म में क्या था, लंबे समय के लिए आपने दिया। ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लोन्स एंड एडवांसेस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। यानी आपने ऐसा कोई उधार दे रखा है या लोन दे रखा है जो कि 12 महीने के अंदर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आपको रियलाइज होने वाला है, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। ओके। नाउ अदर करंट एसेट्स। अदर करंट जो और बचे, दिस इज ऑल इंक्लूसिव हेडिंग व्हिच incorporates current assets that do it into any other assets categorized such as prepaid expense, dividend receivable, interest accrued, investment, advance tax, amortized expense to be written off within 12 months from the date of balance sheet। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी अदर करंट एसेट्स के अंतर्गत आ जाएंगी अगर विद इन 12 मंथ्स है तो। ठीक है। सारे नाम तो आपने देख ही लिए। नाउ अब कुछ नया पॉइंट है, वैसे तो आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि ये शायद सीबीएसई नहीं पूछेगी, फिर भी हमारा बताना जरूरी है कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बहुत बार आता है ना। हो सकता है इसके हेड जो सब हेड ना पूछे, इसके बारे में पूछ लें, वो आपको ध्यान रखना है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती क्या है भैया जी, ये बड़ा सरदर्द होती है। चलो पहले इसी को समझ लेते हैं, है ना। क्या कहते हैं ये, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज आर द लायबिलिटीज व्हिच हैव नॉट अराइजन बट मे अराइज अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट्स। यानी कि बेसिक पॉइंट ये कि कोई ऐसी लायबिलिटी जो अभी आई नहीं है आप पर लेकिन आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप कोर्ट केस चल रहा है, अब गवाह अगर पहुंच गया तो आपकी बैंड बज गई। ठीक है। नहीं पहुंचा तो फिर तो कॉन्टिजेंट है कि एक सर्टेन इवेंट हुआ तो आपकी लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। तो ऐसी चीजों को आप कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए गवाह की बात बोली है। ओके। नाउ इन अदर वर्ड्स, अगर अदर शब्दों में समझा जाए तो द लायबिलिटी इटसेल्फ इज अनसर्टेन। ये खुद में एक अनसर्टेनिटी है, नहीं पता आपको कि आपके फेवर में आएगा या आपके अगेंस्ट में आएगा, बट इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व द पेमेंट ऑफ मनी। द अमाउंट contingent liability is never shown in liability side. These are always stated to the notes to accounts below the balance sheet। यानी below the balance sheet के notes to accounts में इसको दिखाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि अगर वो घटना हो गई और वो आपके खिलाफ गया तो आपको लायबिलिटी देना पड़ेगा। तो ऐसी लायबिलिटी को कॉन्टिजेंट कहते हैं। पर वो तो अभी अनसर्टेन है ना, फिक्स नहीं है, क्या पता चीज हमारे फेवर में आ जाए, तो हम उसको लायबिलिटी कैसे बोले। इसीलिए अकाउंटिंग सर्चर्स ने कहा ओके इसको आप नीचे लिखिए, नीचे, इधर पीछे तो देखो, पीछे तो वैसे, अरे नीचे लिख दो, नीचे लिख दो। ठीक है। तो इसको हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ contingent liabilities shall be classified as जैसे claims against the company not acknowledged as debt, bill receivable discounted from bank, not yet due for payment, अगर नहीं आई है तो proposed dividend for current year, guarantees given by the company या other money for which company is contingently liable। यानी कि कॉन्टिजेंटली अगर वो लायबल, तो ये सारी चीजें आपकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के अंतर्गत आ जाएगी। कि मान लीजिए अगर बैंक आके आपको कहे भैया जी ये लीजिए और मुझे दीजिए पैसे, तो आपको देना पड़ जाएगा, है ना। तो डिपेंड क्या करता है, बैंक आए तब आपके ऊपर लायबिलिटी अराइज। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कमिटमेंट्स क्या होते हैं।
कमिटमेंट्स, ये शायद अभी तक आपने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, इसलिए मैंने कहा इसको इंक्लूड कर लेते हैं। कमिटमेंट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी टू अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कमिटमेंट शैल बी क्लासिफाइड एज। यानी आपने कमिटमेंट क्या रखा है कि भाई एक बार मैंने कह दिया तो कह दिया, अपन कुछ करेगा, है ना, आपने कमिटमेंट कह दिया है, तो फिर अब क्या होगा। नाउ एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि अगर मान लीजिए कोई एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट आपने कर रखा है जो कि एग्जीक्यूट होगा तो आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, तो आपने कमिटमेंट कर रखा है तो देने पड़ेंगे, ठीक। नाउ uncalled liability on shares or other investments partly paid if the company holds partly paid shares of other companies as investment, the uncalled amount of these shares is a commitment, है ना। यानी कि मान लीजिए आपको याद होगा ना, शेयर कैपिटल में हम शेयर इशू करते हैं और फिर सोचते हैं कि यार रिजर्व कैपिटल रख लेते हैं, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल था, तो हम रिजर्व कैपिटल में क्या करते थे, 2 रुपये भाई वाइंडिंग अप के टाइम देना, या मान लीजिए इसी टाइप का कोई है तो आपको बाद में पैसे देने पड़ेंगे, तो वो आपके लिए क्या एक कमिटमेंट है। या फिर अदर कोई कमिटमेंट है, सीधा सा पॉइंट ये है जहां पर आपने किसी को कमिट कर रखा है और आपको वो पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो वो कमिटमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। चलो ठीक है भैया जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इलस्ट्रेशन, इतना सारा हमने पढ़ लिया है तो कुछ तो आपको इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं ये इलस्ट्रेशन ऐसे रखा हुआ है ताकि आपको बस समझ में आए कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो देखिए आपसे पूछा सन्डी डेटर कहाँ आएगा, पता होना चाहिए कि भैया इसकी हेडिंग करंट एसेट्स थी, ठीक है। ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवल के अंदर आता था, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, शेयर्स इन डीसीएम, बिल रिसीवल, एडवांस रिकवरेबल इन कैश, प्रीपेड इंश्योरेंस या वर्क इन प्रोग्रेस, ये कहाँ पर आएंगे, ये सब हमको देखने हैं। तो एक एक करके देखते हैं कैसे लिखा जाता है, उसके लिए रखा हुआ है। देखिए सन्डी डेटर की हेडिंग आएगी, आपको सबसे पहले इसकी हेडिंग लिखनी है करंट एसेट्स, और फिर देखिए सब हेडिंग है ट्रेड रिसीवल्स। ऐसे आपको आंसर लिखना है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर पेटेंट्स, पेशेंट नहीं है, पेटेंट्स होगा, एंड ट्रेडमार्क्स। तो पहले तो नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल, तो देखिए फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स में आता है नॉन करंट एसेट्स। फिर शेयर्स इन डीसीएम, इन बोला गया है यानी आपने किया होगा, है ना। अब यहाँ पे जब कुछ नहीं बताया है कब का क्या है, तो आपको पता है कि शेयर्स लंबे समय के लिए होता है, तो देखिए नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर बिल रिसीवल, ये तो आपको पता ही है, वह वापस हो गया, करंट एसेट्स और ट्रेड रिसीवल के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद एडवांसेस रिकवरेबल, देखिए रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, रिकवरेबल है यानी कि आपने किसी को दिया होगा तभी तो आप रिकवरी करोगे, रिकवरी तो तभी होगी ना, तो यानी करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा। छोटी छोटी बातें ध्यान रखने वाली हैं। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये तो हमें पता ही है, करंट एसेट्स और अदर करंट एसेट्स में जाएगा, अभी अभी हमने इसको पढ़ा था। देन उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में अगर कोई चीज होती है तो करंट एसेट बट स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री के अंतर्गत आता है, करंट एसेट्स और इन्वेंट्री के अंदर सब में हेडिंग। तो आपको जब सवाल आएगा तो इसी टाइप का आता है, इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब बारी आती है एक और इलस्ट्रेशन की, तो थोड़ा सा इसके अंदर अलग अलग आइटम्स है। कॉल्स इन एडवांस याद हो जाना चाहिए, शेयर कैपिटल की हेडिंग है, उसके अंदर है शेयर होल्डर फंड्स हैं, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये तो सारे आपको ध्यान ही होंगे, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, डिजाइन, सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रिजर्व, ये सारे आइटम्स है। इसमें कुछ नए रखे गए हैं ताकि आपको समझ में आए कि भैया जी एकदम हलवे की तरह भी नहीं आते हैं क्वेश्चन, 3 या 4 नंबर मिलने हैं, 2 3 3 शब्द लिखने हैं, जाहिर सी बात थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो आपको ये बैलेंस शीट एकदम याद होनी चाहिए, के अंदर आने वाले आइटम्स एकदम याद होने चाहिए। याद एग्जाम में 3 4 नंबर के लिए तो होने ही चाहिए, फ्यूचर के लिए भी याद रहने चाहिए, क्योंकि आप जब बड़े बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक वर्ड है जो कि हम अकाउंट्स को बाद में बोलते हैं, सीए फाइनल में आपको समझ में आएगा, और उसमें इन्हीं सब चीज़ों की रिपोर्टिंग की जाती है, सारी चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो आपको अभी से याद होगा तभी तो आप बैलेंस शीट सही से बना पाएंगे, आपके माइंड में हमेशा पिक्चर में बनी रहेगी बैलेंस शीट, ठीक है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, सिंपल ही है। कॉल्स इन एडवांस है भैया जी, सबसे पहले तो करंट लायबिलिटीज के अंदर और अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर जाएगा। ध्यान रखिएगा ये कॉल्स इन एडवांस है, हाँ मैं कॉल्स इन एरिया समझ रहा था, ये कॉल्स इन एडवांस है ना। तो यहाँ पर पे किया गया है किसी ने आपको, तो ये लायबिलिटी में आएगा, ये बात याद रखिएगा। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मैंने उस टाइम कॉल्स इन एरिया समझ लिया तो मैंने उस हिसाब से बोला, ठीक है। नाउ एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये भी फिर वही पॉइंट है, करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी के अंदर चला जाएगा, तो सेम ही पॉइंट हो गए। प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविजन वर्ड देखिए यहाँ क्या लग गया, प्रोविजन वर्ड लग गया है। प्रोविजन वर्ड लगते ही नॉन करंट लायबिलिटीज में तो जाएगा ही जाएगा, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर चला जाएगा। अगर ये प्रोविजन वर्ड नहीं होता तो यहाँ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वर्ड आता, यहाँ पे भी गोला मारो ताकि याद रहे ये बात, ठीक है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये तो हमको पता है, ये करंट एसेट्स के अंदर आता है, इन्वेंट्री के अंदर घुस जाता है ना। लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर्स हमने पढ़ लिया है।
फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी हमें पता ही है। हाँ, नॉन करंट एसेट्स के अंदर है, फिक्स्ड एसेट्स और टेंजिबल के अंदर आता है। टेंजिबल का 3 पॉइंट से, है ना, तो ये टेंजिबल के अंदर होता है। डिजाइन, ये आपका इंटेंजिबल है, बाकी तो काम सेम ही है, नॉन करंट एसेट्स, और ये इंटेंजिबल के अंदर आ गया। ठीक, अब आप कहोगे भैया फिक्स्ड एसेट्स और टेंजिबल और फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल, आप अगर डायरेक्ट टेंजिबल इंटेंजिबल भी लिखोगे तो कोई इतना दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, फिर आता है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज ये शायद सिक्योरिटीज पीएम रिजर्व होगा ये क्वेश्चन में, हाँ वहाँ हाँ गलती हो गई, ये सिक्योरिटीज रिजर्व, जाहिर सी बात है फिर शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आएगा और उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस की तो सब हेडिंग के अंदर चला जाएगा। बस सिंपल, बस इसी टाइप का आता है, इतना ही होता है 3-4 नंबर के लिए, बस वही करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बन रहा होगा। अब देखिए बैलेंस शीट का इलस्ट्रेशन भी कर लिया हमने, उसको समझ भी लिया है, इक्विटी लायबिलिटी सबको समझ लिया, एसेट्स को भी देख लिया। बेसिकली जो नाम है वो ध्यान रखने हैं, कुछ टर्म्स है उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे ट्रेड रिसीवेबल में आपको ध्यान रखना है कि बी आर और डेटर है, ट्रेड पेबल में आपको ध्यान रखना है ना। प्रोविजन के अंतर में ध्यान रखना है, जैसे ये प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट आ गया तो प्रोविजन वर्ड जुड़ गया है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएगा। अगर प्रोविजन वर्ड नहीं जुड़ा होता तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वर्ड था वहां पर, याद रखिएगा, तो वहां चला जाता। ठीक है, चलिए ओके कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आती बारी पीएनएल की। पीएनएल वैसे इसमें सिंपल है, ज्यादा इसमें टफ नहीं है। फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, क्या है, एज पर रिवाइज सिलेबस मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर आल्सो पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ द बोर्ड एग्जाम। नाउ फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज स्पेसिफाइड इन पार्ट 2। ध्यान रखिएगा ये कहां पे दिखाया हुआ है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में इसके बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले आप नेम ऑफ द कंपनी लिखेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द ईयर, ये होता है फॉर द ईयर है, ऑफ नहीं फॉर द ईयर, यानी कि पूरा साल का है ये। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या आता है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के फिगर्स आते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो जो आपको पैसा मिला, फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को छोड़ के जो भी पैसा आपको ने रिसीव किया वो अदर इनकम में जाएगा, फिर इन दोनों की हम टोटलिंग करेंगे तो वो टोटल रेवेन्यू होता है। अब उसके बाद बारी आती है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस इन स्टॉक ट्रेड, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस। फिर इन सब का टोटल करते हैं और वो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जाएगा, मैं यहाँ पे ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, अमाउंट तो यहीं पर जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, प्रॉफिट आएगा, फिर टैक्स लगेगा। बस देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस किया, ठीक है, ये माइनस होता है, तो फिर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। उसके बाद का जो भी अप्रोप्रिएशन था, अब वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं है, वो नोट्स टू अकाउंट्स में जाता है। अप्रोप्रिएशन का पॉइंट हमने पढ़ लिया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसके नोट्स टू अकाउंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि जो भी आपने अर्न किया बेच बेच के वो सारा, इट इज अ रेवेन्यू अर्नड, इट इज द रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, इट विल बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स एज फॉलो। सबसे पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, जो भी रिटर्न हुआ, याद है ना सेल्स रिटर्न आते थे, वो सारे यहाँ से माइनस होंगे, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज आता है, या अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू सच एज सेल ऑफ स्क्रैप, यानी किसी भी तरीके से आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है जो आपकी मेजर एक्टिविटीज हैं, जो आपका प्राइम कोर एक्टिविटी है, उसके थ्रू जो भी रिसीव हो रहा है वो यहाँ प्लस होंगे, और अगर रिटर्न आता है तो ये माइनस हो जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया। अब उसके बाद अदर इनकम की बारी आती है। तो देखिए नोट पहले तो, नाउ इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी, अगर फाइनेंस कंपनी है तो जाहिर सी बात है वो उधार देती है, तो उनके लिए इनकम क्या हो गई, जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा, है कि नहीं। तो ये उस टाइप की चीजें हैं कि मान लीजिए कोई फाइनेंस कंपनी है तो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, या नेट गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या अदर फाइनेंशियल सर्विसेज पे जो भी रेवेन्यू आएगा वो इसका पार्ट हो जाता है, विल बी द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, सीधा सा पॉइंट है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से कुछ चीजें बनाते हैं तो जाहिर सी बात सामान बेच कर जो मिला वो, और अगर आप उधार देने वाले लोग हैं तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी चीजें आपके लिए इनकम होंगी। ठीक है, तो ये सारे आपके लिए रेवेन्यू के अंदर कहलाएंगे, अदर इनकम में नहीं जाएंगे। नाउ अदर इनकम, अदर इनकम इज द रेवेन्यू दैट इज नॉट अर्नड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज। इसके अंदर जैसे मान लीजिए आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया, अरे भैया ये इंटरेस्ट, ये डिविडेंड, यहां भी तो वही लिखा हुआ है। यहां पर अगर आप फाइनेंस कंपनी है, जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा, फाइनेंस कंपनी के केस में है। अगर आप नॉन फाइनेंस कंपनी है तो ये सारी चीजें आपके लिए अदर इनकम के अंदर आती है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें लॉस हम माइनस कर देते हैं, फिर अदर इनकम जैसे रेंट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, या मिसलेनियस किसी आइटम पे प्रॉफिट हो गया, या रिफंड ऑफ इनकम टैक्स हो गया, ये सारी चीजें कहां जाएंगी, अदर इनकम के अंदर। फिर ये सबका टोटल हो जाएगा। फिर बारी आती है एक्सपेंस की। एक्सपेंस में देखिए क्या क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ध्यान देते हैं, है ना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या हुआ कि जो भी मटेरियल कंज्यूम किया उसकी
सिंपल सा पॉइंट है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मींस इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर मटेरियल्स कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। जब भी आपने किसी गुड्स को बनाया, उसको बनाने के लिए जितना भी खर्चा किया, उस सब पे जो भी कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल के लिए इसका फॉर्मूला है, एग्जांपल तो नहीं, फॉर्मूला है। क्या है, आपने जो भी ओपनिंग इन्वेंट्री पे किया वो प्लस जो भी आपने परचेज किया ऑफ मटेरियल और माइनस कर दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस इस साल की परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपके पास आ जाएगा। फिर अगले साल यही क्लोजिंग ओपनिंग हो जाएगी, प्लस ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपने परचेज किया माइनस उस साल का क्लोजिंग। ठीक है, नाउ नोट क्या है, materials such as stores, fuel, spare parts, etc., which do not enter physically into the composition of finished product are excluded from the material hence shown on the other expenses। ये ध्यान रखिएगा, कोई ऐसे स्पेयर पार्ट्स या कुछ ऐसे हैं जो कि इस प्रोसेस के अंदर यूज नहीं हुए, है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है उसके अंदर उस प्रोसेस में वो नहीं आए, तो ये सब आपके लिए अदर एक्सपेंस में जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। भैया इसको ब्लू कलर से मार्क कर लेते हैं, अगर थ्योरी एस्पेक्ट से आता है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये तो हमें पता ही है परचेज हो रहा है। नाउ द स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, मींस गुड्स जो आप बेचने वाले हैं, गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग, है ना, आपने कोई चीज खरीदी है उसको सीधा रीसेल करेंगे। इन केस द कंपनी कैरीज आउट फर्दर प्रोसेसिंग ऑन द गुड्स परचेज, दे आर नॉट क्लासिफाइड एज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बट बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यही आपको ध्यान देना है कि अगर आप ऐसी वाली कंपनी है जो सामान बना बनाया खरीदते हैं उसको आगे भेज देते हैं, तो ये है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, क्योंकि किसी का स्टॉक आपने परचेज किया और फिर उसको आप आगे भेज रहे हो। पर अगर आप कोई चीज बना रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, फिर फिनिश गुड बन रहा है, फिर बेच रहे हो, तो फिर वो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आएगा, क्योंकि आपने मटेरियल खरीदा है, उसको प्रोसेस किया है, वर्क इन प्रोग्रेस में फिर प्रोसेस किया है, फिर फिनिश गुड्स बना, फिर आपने बेचा, तो वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आएगा। बनी बनाई चीज को लाना और फिर बेच देना, जैसे पेंट होता है, अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आसपास के मोहल्ले किराने विराने वाले लोग खुद की कोई चीज नहीं बनाते हैं, है ना, कोई बना रहा है तो एक अलग पॉइंट है, नहीं बनाते हैं, वो तो बनी बनाई चीज खरीदते हैं और बेचते हैं, साबुन बेचते हैं, तेल बेचते हैं, सब बना बनाया उनके पास आता है और वो बेचते हैं और बीच का मार्जिन वो रख लेते हैं। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। अगर आप बनी बनाई चीज को खरीद के बेच रहे हो तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आएगा, अगर आप बना रहे हो चीजों को तो वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। ठीक है भैया जी, नाउ चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस या स्टॉक इन ट्रेड, तो इसमें ऐसे फॉर्मूला यूज होता है, तो प्लीज फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ऐसे ही अगर वर्क इन प्रोग्रेस का है तो ओपनिंग में माइनस करेंगे क्लोजिंग को, फिर ओपनिंग में माइनस करेंगे क्लोजिंग को। ये अगर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर एडेड होता जाता है, नेगेटिव आता है तो माइनस होता जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिर इन तीनों का टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री। नाउ नेट डिफरेंस, इसको ध्यान दीजिए, नेट डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो ये एक्सपेंस में ऐड होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो ये एक्सपेंस में ऐड होगा। अगर नेगेटिव होगा तो ये माइनस होगा, बस इतना सा पॉइंट। ठीक है, जो भी टोटल एक्सपेंस होगा उसमें से नेगेटिव वाला माइनस हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो जुड़ता रहेगा। ठीक है, तो ये हेडिंग थी हमारे पास। अब उसके बाद आगे बढ़ते आते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, नाम से ही समझ में आ रहा है, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, सैलरी, वेजेस, सब वेजेस, सैलरी, बोनस, लीव एनकैशमेंट या कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, सुपरएनुएशन फंड या स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस सच एज कैंटीन एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस एम्प्लॉय से रिलेटेड है, ईशॉप या कोई भी ऐसी चीज जो आपने एम्प्लॉय के लिए किया है, तो एम्प्लॉय को पेमेंट की है, तो एम्प्लॉइज बेनिफिट के नाम से अब आता है। अब हम उन्हें 11th क्लास में सैलरी लिख रहे हैं, वेजेस लिख रहे हैं, स्टाफ एक्सपेंस लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, अब ऐसा नहीं करना है। अब हेडिंग लिखनी है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, फिर उसके अंदर ये सारी चीजें लिखनी है। तो यानी कि भैया कंपनीज एक्ट में वो डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का कुछ लेना देना नहीं है, अभी तक नहीं समझे सही में कुछ लेना देना नहीं। तो भैया यार वो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते वक्त क्या लगता था, अबे यार ये याद रखना पड़ेगा कौन सा फैक्ट्री का एक्सपेंस है, कौन सा बिना फैक्ट्री का एक्सपेंस है। अब कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको ध्यान रखने की जरूरत है, तो आपको एक हेडिंग में लिख देना है। अच्छा भैया जी यार ये तो सही हो गया है ना। चलो अब आगे देखते हैं। फाइनेंस कॉस्ट, इसमें आता है जो भी आपने इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस हैं, जहां भी आपने किसी से लोन वोन ले रखा है तो जाहिर सी बात आप कुछ ना कुछ उनको पे कर रहे हैं, तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर वो चीजें आती हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस सच एज इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन्स, इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट या इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट,
या अदर बोरोइंग कॉस्ट, कुछ भी अलग है जैसे डिस्काउंट की वजह से, प्रीमियम पेबल की वजह से, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस या क्लियरेंस गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस या कमीशन पेड ऑन डिपॉजिट्स, मोबिलाइजेशन, यानी किसी भी टाइप से आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ रहा है जिसमें आपने फाइनेंस इकट्ठा किया था, है ना, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमने पढ़ा हुआ है, तो किसी भी सोर्स के थ्रू आपने फाइनेंस इकट्ठा किया उसके ऊपर लगने वाली जो भी कॉस्ट है फाइनेंस कॉस्ट, ठीक, जाहिर सी बात है लोन लोगे तो इंटरेस्ट दोगे, है ना, ये सारा इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। ओके भैया जी, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये मैं आपको बता चुका हूं, डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल पे, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट रिटर्न ऑफ जैसे प्लांट या मशीनरी, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स रिटर्न ऑफ सच एज गुडविल, रिटर्न ऑफ पेटेंट्स, रिटर्न ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अमोर्टाइज्ड एटसेट्रा। याद ये रखना है कि जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उसकी वैल्यू रिड्यूस में अमोर्टाइजेशन वर्ड आता है, अगर मान लीजिए कोई टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी तो वहां पर वर्ड डेप्रिसिएशन आएगा, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर या और भी अदर की वजह। ओके, चलो आगे चलते हैं। 9th अदर एक्सपेंसेस, बाकी जो एक्सपेंसेस सब यहाँ पर आएगा, याद होगा आपको, कैरिएज एक्सपेंस, ऑडिट एक्सपेंस, ये वो एक्सपेंस सब यहाँ जाएंगे। अदर एक्सपेंसेस आर नॉट क्लासिफाइड, ये कोई क्लासिफाइड नहीं है अंडर दी अदर हेड्स, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, चाहे कैरिएज है, फ्रेट है, मैन्युफैक्चरिंग है, रेंट है, इंश्योरेंस है, डिस्काउंट है, कमीशन है, बैड डेप्ट है, रिपेयर्स है, ट्रेड एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस है, या कोई भी एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस है, जो भी एक्सपेंस है जो बाकी जगह पे नहीं आ पाया वो सारा का सारा एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी प्रॉफिट एंड लॉस भी हो जाती है कंप्लीट। फिर क्या होगा भैया जी, फिर इसके अंदर से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे इनकम में से, मतलब जो आपका टोटल इनकम आएगा उसमें जो भी बचा वो प्रॉफिट, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का सिस्टम ज्यादा कोई भी टफ नहीं है, आपको हेडिंग्स याद रखनी पड़ेंगी बस, ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं थोड़ी थ्योरी एस्पेक्ट्स पे। अब पूरी थ्योरी है तो ध्यान दीजिएगा, थ्योरी में थोड़ा सा बोरियत हो जाती है, तो कोशिश करेंगे कि आपको सही से समझ में आए। बीच बीच में मैं कभी आवाज तेज कर दूंगा, कभी आवाज कम कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बना लिया भैया जी, नोट्स और सब बना लिए, अब इसका फायदा क्या है तो देख लेते हैं। जो बेसिक तम्मों में, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर आईसीआई इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, performance and cash flow of an enterprise that is useful to the wide range of users in making economic decisions. The ultimate objective of financial statement, वैसे तो देखा जाए तो हमें बेसिक पॉइंट तो यही है भैया जी, ये बना ही इसीलिए रहे ताकि हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चल सके, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके, कैश फ्लो का सब कुछ पता चल सके, मेन तो यही है, ताकि टू कन्वे इट्स यूजर्स अबाउट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोल सकते हैं इसको, और जगह स्टेटमेंट लिखवाया था। Now, to convince the users that stated facts are correct through auditor's report, है ना, ये भी जरूरी है। Now, to persuade the users of financial statements to continue their investment through different directors' report and chairman speech, ये भी एक वजह होती है ताकि हमारे जो यूजर्स हैं वो हम पे इंटरेस्ट बना के रखें, है ना। यूजर्स बहुत टाइप के होते हैं, कुछ तो हमें पैसे देते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी जो टैक्स के हिसाब से यूं देखती रहती है ना, तो इन सब के लिए हमें बनाना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव। नाउ इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूं तो ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस ऑन करंट और नॉन करंट बेसिस ऑन द अकाउंटिंग डेट। सेकंड, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, या टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, ये हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ था, अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। फिर टू प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू सर्व एज अ बेसिस ऑफ फ्यूचर ऑपरेशंस, ये हमारी मदद करता है ये बताने में कि हम फ्यूचर में किस तरीके के ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानना, वो मेन क्रक्स है, ठीक है। बाकी तो फिर बनाते जाएंगे, पॉइंट बनाते ही जाएंगे, वो तो आपकी इंग्लिश पे डिपेंड करता है, जितने चाहे उतने पॉइंट्स बना लीजिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हम जान गए। अब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से, है ना, यहाँ पे हमने यूजर्स के बारे में पढ़ा था। वैसे तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको 11th क्लास में ये पूरा पढ़ाया जा चुका है, अगर भूल गए होंगे तो फिर से देखिए। सबसे पहला आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड हमसे क्या चाहता है भैया जी, शेयर होल्डर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जाहिर सी बात है ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट जानना चाहेंगे। शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ कंपनी, सो दे आर एक्सपोज टू every type of risk. They are interested in knowing the profitability position of the company, return on capital employed, safety of their investment and growth potential in the future. वो इन सब चीजों पे डिपेंडेंट हैं। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, तो डिवेंचर होल्डर्स, बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंडर्स, इनको क्या ध्यान रखना है,
इनको फाइनेंशियल सॉल्वेंसी ध्यान रखने की, भाई पैसे वापस आएंगे कि नहीं, सही टाइम पे ब्याज वापस आएगा कि नहीं, इंटरेस्ट आएगा कि नहीं, इसी पे ध्यान है इनका। तो दे आर इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ देयर डेब्ट एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ देयर डेब्ट, short term solvency of a company to ensure ability of the business to pay interest payment in the short term on रेगुलर बेसिस, है ना। तो इनको दोनों पॉइंट ध्यान देने, पहले तो भैया ये है कि जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो बाद में मिलेगा कि नहीं, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखनी है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भाई टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये इस वजह से इंटरेस्टेड होते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने में, है ना। 11th का ये पूरा बेसिक्स। Now, creditors or suppliers, they are interested to getting the payment as and when it becomes due. They are more interested in short-term solvency position of the enterprise. ये भी short-term solvency पर ध्यान देते हैं कि भाई ध्यान से देखो ये मुझे पैसे देंगे कि नहीं, क्योंकि क्रेडिटर कौन होते हैं नॉर्मली, वो होते हैं जो आपको उधार पे सामान दे रहे होते हैं। तो अगर आपकी सॉल्वेंसी अच्छी है शॉर्ट टर्म वाली, तो आप उनको टाइम टू टाइम चुका दोगे। इसीलिए कहते हैं ना कि खर्चे करने हैं पर इतने भी नहीं कि पास आने वाले खर्चों का पेमेंट ना कर पाए, यहाँ पर ध्यान देते रहना पड़ता है। फिर कस्टमर्स, ये तो आपको पता ही है, दे आर इंटरेस्टेड that enterprise remain going concern as customers buy their requirements from it, alternatively they will have find alternate source of supply. Although customers का ये भी ध्यान रहता है कई बार इथिकली कंपनी सही से काम कर रही कि नहीं कर रही। कस्टमर मतलब कस्टमर है, होता है ना, जैसे मैगी का आया था केस, तो उसमें सब एकदम अरे भाई मैगी इतने साल से ये सब कर रही थी, हमें पता ही नहीं था, पता नहीं शायद एक्चुअली याद नहीं, लेड वेड का कोई चक्कर था, है ना। तो कस्टमर्स का इन सब चीजों पर ध्यान रहता है, ठीक है। ये तो बहुत कम ही लोग सोचते हैं, क्योंकि सबको पता है जो अगर मैं किसी का रेगुलर कस्टमर भी हूँ, किसी ने थोड़ा सस्ते में वही प्रोडक्ट लाया तो भाई अपन तो सस्ते वाले के पास चले जाते हैं, है कि नहीं। तो बट ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे। मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइज। It has to deal with the management of cash, trade receivables, trade payables, inventory, fixed assets, capital structure. मैनेजमेंट का तो भाई हर जगह ही रोल है ना। ऑल सारी चीजों पे ध्यान देना है, सारी पॉलिसी बनानी है, सब कुछ करना है, तो हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है। हर चीज पे पेमेंट रिसीव हो रही कि नहीं, पेमेंट किसको जा रही है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, किसके कितने शेयर्स देने हैं, किससे कितनी डील करनी है, सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे निर्भर करता है। उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है कि इन्वेस्टर्स उनको पैसे देंगे कि नहीं देंगे। तो भाई इनकी तो पूरी नजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही रहती है, तो बनाने में भी रहती है। इसीलिए तो कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऊपर नीचे हो रही है तो मैनेजमेंट थोड़े से टुम यानी घपले भी करते हैं, पकड़े भी जाते हैं ना। तो मैनेजमेंट करिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। एम्प्लॉइज एंड ट्रेड यूनियंस, इनको तो चाहिए भाई अपना सपना, मनी मनी लाओ मेरी हनी, है ना। नाउ दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज सो दैट इट पे सैलरी टू द एम्प्लॉइज ऑन टाइम, एबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे बोनस, है ना। इनके लिए हनी क्या है, बोनस, पैसा, सैलरी टाइम पे आता रहे बस। एबिलिटी टू डिपॉजिट प्रोवाइडेड फंड कंट्रीब्यूशन इन टाइम एंड गिव प्रमोशन एटसेट्रा। प्रमोशन भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम एम्प्लॉइज हैं, हमें तो पैसे चाहिए, प्रमोशन चाहिए, काम तो हम करते ही हैं भाई, यहाँ नहीं तो वहाँ से ही कहीं भी करें। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने में दिलचस्पी रहती है। खासकर जो बेसिक पॉइंट होता है ना, ये बोनस वर्ड जरूर लिखिएगा जब भी आपका थ्योरी आए, क्योंकि बोनस वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। बाकी चीजें तो जाहिर सी बात है कंपनी देगी, नहीं देगी तो हम कहीं और चल जाएंगे, पर बोनस लेने के लिए एम्प्लॉय को पूरे साल काम करना पड़ता है। और फिर वो देखते हैं कि अच्छा हमने काम किया, कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमा लिया और हमें इतना सा भी नहीं दिया, अच्छा अभी करते हैं स्ट्राइक, है ना। तो ये वहां वाला पॉइंट है। नाउ गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज, इनका काम तो भैया टैक्स से रिलेटेड है, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है। So various government departments like income tax, sales tax, excise department are interested in collection of various types of taxes. This is possible only when growth of the company is satisfactory over the period of time. तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ तो देखिए अभी मोदी जी हैं, वो तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए ना, क्योंकि देश में जितने एंटरप्रेन्योर्स उगेंगे उतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी, फिर उतने ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज ये ध्यान देता है क्योंकि इसको नजर रखनी पड़ती है मार्केट शेयर्स और बाकी सब चीजों पर। नाउ दे आल्सो यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी, ठीक है। स्टॉक मार्केट को तो ध्यान ये भी ध्यान देना पड़ता है कि भाई ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो तो नहीं फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं पे कोई गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सेबी का भी उस पर ध्यान रखता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। फिर लिमिटेशंस, जाहिर सी बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी फायदे की चीज है, बहुत सारा यूजेस है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर साथ में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्योंकि अगर कोई भी दुनिया में चीज हो, चाहे आप हैं, हम हैं, कोई भी चीज है, अगर उसका कुछ फायदा है तो कुछ ना कुछ नुकसान तो है। इनफैक्ट लिविंग और नॉन लिविंग में दोनों में ये रूल अप्लाई होता है कि भाई कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है, ठीक है।
क्या है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। सबसे पहली लिमिटेशन यह है कि ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट है। तो आज आप पढ़ेंगे लेकिन वो डाटा पुराना होगा, तो आप आज की करंट डेट के डाटा को नहीं समझ पाएंगे। Since the financial statement are prepared on the basis of historical cost, they do not provide information of assets at current price level. Thus, these statements are not much used to shareholders. तो ये बहुत ज्यादा यूज के नहीं होते, बट कोई और ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, यहाँ पे पर्सनल जजमेंट भी डिपेंडेंट रहता है। तो भाई पर्सनल जजमेंट में किसी ने क्या जज करके लिखा है, क्या उसका इंटेंशन था, ये हमें नहीं पता चल पाता है ना। तो नाउ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड पर्सनल जजमेंट। आइटम्स लाइक वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या ट्रीटमेंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एटसेट्रा आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, है ना। मान लीजिए हमने प्रोविजन बना दिया 10%, जबकि बनाना 5% था। प्रोविजन मतलब हमें लग रहा है, जैसे मान लीजिए डेटर पे हमें प्रोविजन बनाना है, तो हमें लग रहा है कि 5% लोग नहीं दे पाएंगे पैसे, हमने 10% बना दिया, गलत किया ना। तो ये चीजें जो होती हैं ये पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट इधर उधर होने के चांसेस होते हैं अगर किसी का इंटेंशन आपको फ्रॉड करने का है तो। नाउ डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, बहुत सारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, कईयों के तो मेथड डिफरेंस होते हैं। तो अकाउंट आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। एग्जांपल, डेप्रिसिएशन कैन बी प्रोवाइडेड इन वेरियस मेथड्स। प्रॉफिट कंप्यूटेशन इज लाइकली टू बी अफेक्टेड इफ डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर यूज्ड, है ना। मान लीजिए डेप्रिसिएशन के हमने एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में ही अंतर हो जाता है, बहुत सारा अंतर पड़ जाता है ना, तो उसकी वजह से प्रॉफिट के अमाउंट में भी अंतर हो गया, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर इग्नोरिंग क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स तो यहाँ ध्यान ही नहीं दिए जाते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर्स एलिमेंट लाइक क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स, पब्लिक रिलेशन या मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट कितनी अच्छी है उसकी वजह से भी तो कंपनी चलती है। इनफैक्ट मैं तो आपको बताता हूँ ना कि स्टॉक में कभी भी अगर आपको डील करना है तो किसी भी शेयर्स को खरीदने से पहले उसके मैनेजमेंट के बारे में भी जानिए। मैनेजमेंट अच्छा होगा तो पता होता है कि कंपनी के लिए वो मेहनत कर रहा होगा। रिजल्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं, पर वो मेहनत कर रहा होगा, उसकी जेन्युइनिटी पे हमें भरोसा हो जाता है ना। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता ही नहीं है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। द प्रॉफिटेबिलिटी वाइडली अफेक्टेड बाय दीज क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, पर यहाँ नहीं बताए जाते, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नाउ इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, एसेट्स आर शोन एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, दस इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंज इन द वैल्यूएशन ऑफ एसेट, है ना। तो जो भी वैल्यूएशन ऑफ एसेट में जो चेंज आया वो यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है। हालांकि ये पॉइंट्स के अंदर हम कर चुके हैं, है ना। देखिए, दे डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ एसेट्स एट करंट प्राइस लेवल। फिर बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न, financial statement are interim reports, they cannot reveal final gain unless until the business is shut down, है ना। तब तक हमें नहीं पता चल पाता है exactly gain कितना हुआ। thus business is valued on ongoing which involves personal judgment। तो क्योंकि बिजनेस एक जो वैल्यू किया जाता है वो ऑनगोइंग कंसर्न के हिसाब से किया जाता है और ये एक पर्सनल जजमेंट है। हो सकता है हमें लग रहा है ऑनगोइंग है पर कल अचानक से डूब गया, तो इसके लिए एक कंपनी थी, शायद आपको अब ध्यान भी होगा कि नहीं, सत्यम घोटाला हुआ था। उससे पहले तो कंपनी बड़ी अच्छी लगती थी, उसके फिगर्स जब तक लोगों को उस घोटाले के बारे में नहीं पता था ना, उसके फिगर्स इतने सही थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना सही लगता नहीं था कि डूबेगी। अचानक से पता चला सब बोगस है, काफी सारा बोगस था और वो डूब गई। तो ये इसके लिए लिमिटेशन बताई गई। नाउ अनेबल टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द यूजर्स, सारे यूजर्स के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग होता है, तो सबके लिए जरूरी नहीं है कि वो फायदेमंद दिखाई दे। Financial statement used by wide spectrum of users having different objectives, so they are unable to satisfy the requirements of every type of users, है ना। हर यूजर्स की रिक्वायरमेंट को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो ये भी इसका एक लिमिटेशन हो गया, ठीक है। तो ये इसके लिमिटेशन है, मोटा मोटी जो लिमिटेशन आपको ध्यान रखने हैं, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, पर्सनल जजमेंट वाला ध्यान रखना है, इग्नोरिंग प्राइस लेवल चेंज ध्यान रखना है, क्वालिटी एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना है, और ये वाला भी ध्यान रखना है, ताकि ये पॉइंट्स आप जरूर वहां पर लिखें। एक विंडो ड्रेसिंग करके वर्ड होता है जहां पर वो भी आपको ध्यान रखना है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है, हाँ ये भी मैं लिख देता हूँ, विंडो ड्रेसिंग काफी वर्ड चलता है, वो भी आपको ध्यान। इसका मतलब है कि जहां पर ना अकाउंटेंट्स जो हैं वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ हेर फेर करते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब पहुंचते हैं एनालिसिस के ऊपर, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना क्यों जरूरी है। तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्या इसका मतलब है, तो पहले देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू फिनी एंड मिलर बोल रहा हूं मैं, फाइनेंशियल एनालिसिस कंसिस्ट इन सेपरेटिंग फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट प्लान, arranging them in a group according to certain circumstances and then presenting them in convenient and easily read and understandable form। यानी कि फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब है कि पहले तो आप ये जानिए कि किस फैक्ट के हिसाब से आपको रिकॉर्ड एनालाइज करना है, फिर एक प्रॉपर प्लान बनाइए, फिर उसको एनालाइज कीजिए
और उन सब चीजों को अरेंज कीजिए जिन जिन को, जैसे किसी और रीजन से अरेंज, तो वो सारे फैक्ट्स इधर, कोई और रीजन है तो वो सारे फैक्ट्स इधर, वो सारे फैक्ट्स इधर, फिर इसको बहुत अच्छे से अरेंज करके प्रेजेंट करना है। ठीक है, कैसे प्रेजेंट करना है? कन्वीनियंट, इजीली रीड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ताकि किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए, वो इसको आसानी से रीड कर पाए और उसके लिए कन्वीनियंट हो। तो इस तरीके से जब आप प्रेजेंट करते हैं एनालाइज करके, तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। नाउ टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्या टाइप्स हैं? तो सबसे पहला तो भैया जी एक्सटर्नल एनालिसिस, यानी कि बाहर के लोग। एक्सटर्नल का मतलब है कि बाहर के लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, this analysis is made by the parties who are outsiders of the business. These parties are investor, bankers, financial institutions, creditor, government agencies, research, etc. तो ये लोग जब एनालाइज करते हैं तो इसको एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं। फिर इंटरनल एनालिसिस, नाम से समझ में आ रहा है, जो बिजनेस के अंदर है, बेसिकली मैनेजमेंट है ना। Now, these analysis is made by the person who have access to the detailed internal records of the business. Such an analysis can therefore be performed by executives of the organization. The main objective of such analysis is to assist the management in taking appropriate financial decision. बेसिकली पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट के लोग जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, खूब शार्प माइंड रखते हैं, मैनेजर्स, वो सारे इसको एनालाइज करते हैं ताकि वो मैनेजमेंट में हेल्प पा पाए, फिर आगे की पॉलिसीज बना पाए, है ना। उस सब के लिए ये लोग एनालाइज करते हैं, तो इसे इंटरनल एनालिसिस कहते हैं। फिर दो वर्टिकल एनालिसिस में भी होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस। इसका छोटा सा डिफरेंस, ज्यादा नहीं है, तो उसको देख लीजिए। इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस, यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल बोलो या डायनेमिक बोलो, financial statements for a number of years are reviewed and analyzed, hence it is a time series or trend analysis. इसमें बहुत सारे ईयर्स के फिगर्स को चेक किया जाता है, उनके ट्रेंड को जाना जाता है, इसलिए इसको टाइम एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं, मतलब इसके अंदर इंक्लूड होता है। फिगर फॉर 2 or more years are contained such type of analysis and these figures are placed side by side. देखते हैं ये सेल परचेज जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, साइड बाय साइड, फैसिलिटेट कंपैरिजन, यहां पर कंपैरिजन होता है। सच एनालिसिस इंडिकेट्स दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन दीज आइटम्स नॉट ओनली इज एब्सोल्यूट फिगर बट आल्सो इन परसेंटेज फॉर्म, thus it involves making comparison and establish relationship among the related items and enterprise for a number of years. It is also called dynamic analysis. बेसिक पॉइंट यह है कि इसमें क्या होता है कि भाई साहब हम फिगर्स लेते हैं, फिगर्स टू फिगर, फिगर टू फिगर, फिगर टू फिगर, फिगर टू फिगर, एनालाइज करते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं कि भाई ये बढ़ रहा था, घट रहा था, क्या हो रहा था। तो इस टाइप के एनालिसिस को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं या डायनेमिक एनालिसिस कहते हैं। वर्टिकल हो गया, वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है? इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ सिंगल ईयर, एक ही साल के आइटम को हम एनालाइज करते हैं, और अ पर्टिकुलर डेट आर रिव्यूड एंड एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डिवाइस लाइक रेशियोज। हम एक ही ईयर का है रेशियोज निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाल रहे हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज निकाल रहे हैं और फिर जान रहे हैं, इसीलिए इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट यहां से ऐसे ही हटेगा, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ सिंगल पीरियड। द आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इन टोटल एंड टोटल इज टेकन एज equivalent to 100. Statement containing such analysis are termed as common size statement. यानी कि जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट यानी टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें यह है कि एक साल का फिगर है, हमने देखा ग्रॉस प्रॉफिट को टोटल से देखा, सेल्स को टोटल से देखा, या फिर हमने उसी ईयर के फिगर्स को दूसरे फिगर से देखा, क्रेडिट सेल में प्रॉफिटेबिलिटी का देखा कि भाई क्या चक्कर पड़ रहा है, या फिर हमने क्रेडिट सेल के साथ डेटर का रिलेशनशिप देखा। तो ये सारे रिलेशनशिप्स देखना सेम ईयर वाले, वो आपके वर्टिकल एनालिसिस के अंदर आते हैं। इसमें हम कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही यहां पर ना ये हमारे पास कंपैरेटिव में होगा, कंपैरेटिव में हम एक एक करके देखते हैं और उसमें एब्सोल्यूट चेंज भी निकालते हैं। तो यहाँ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉमन साइज आया ना, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, ऐसे ही यहाँ पे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। हालांकि हम टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस में इसको समझेंगे, है ना। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन दोनों को हम समझने ही वाले हैं। तो इस टाइप की भी एनालिसिस होती हैं। एक तो इंटरनल एक्सटर्नल हो गया, वो एनालिसिस है, और एक साल का ही पूरा अदर आइटम्स के साथ रिलेशनशिप देख लिया, और एक में क्या है, दो आइटम्स अलग अलग ईयर्स के, और फिर उनको मैच कराकर देखा कि क्या हो रहा है, चेंजेस वेंजेस, किस टाइप का ट्रेंड समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं। फिर इंट्रा फर्म एनालिसिस और इंटर फर्म एनालिसिस भी होता है। इंट्रा मतलब कि विद इन द फर्म,
The firm intra-firm analysis is a comparison of financial variables of an enterprise for 2 or more accounting periods. It is also called time series analysis और trend analysis. इसमें हम अपने ही 3-4 ईयर्स के फिगर्स को चेक करते हैं, आपस में इसको एनालाइज करते हैं. इंटर में होता है दूसरे के साथ. इंटर-फर्म एनालिसिस इज अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ 2 और मोर एंटरप्राइजेस. देखिए 2 और मोर एंटरप्राइजेस, यहाँ पे एंटरप्राइज बदल रही है, यहाँ पे ईयर बदल रहा था, ठीक है, यानी पीरियड कह लो. फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन देयर कंपिटिटिव पोजीशंस. इट इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस. तो इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है. ओके भैया जी, तो आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? तो सबसे पहले तो यही है कि टू एंश्योर या मेजर द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एंथोनी, the overall objective of a business is to earn a satisfactory return on the funds invested in it, consistent with the maintain a sound financial position. बेसिक पॉइंट, कोई बिजनेस करता ही इसीलिए है ताकि उनको रिटर्न मिले. जिन भी लोगों ने उन पर इन्वेस्टमेंट किया, उन सबको वो डिविडेंड बांट सके, ठीक है. तो financial analysis helps in ascertaining whether adequate profits are being earned on the capital invested in the business. It is also discussed by analyzing the financial statement whether these profits are increasing or decreasing over the year. तो जाहिर सी बात है, जब एनालाइज करोगे तभी तो पता चलेगा कि जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उसमें रिटर्न क्या मिला, फिर कितना मिला, और हमने कितना प्रोजेक्ट किया था, या फिर पिछले साल से इस साल बढ़ रहा है या घट रहा है. ये तो एनालिसिस का पार्ट है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. टू मेजर दी सॉल्वेंसी. अगर आपको सॉल्वेंसी मेजर करनी है तब भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा. नाउ इट कैन बी असरटेन फ्रॉम फाइनेंशियल एनालिसिस वेदर द बिजनेस इन अ पोजीशन टू पे इट्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इन टाइम. फॉर एग्जाम्पल, लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो are calculated to ascertain whether the business enterprise has sufficient liquid funds to meet short term liabilities, and debt equity ratio is calculated to ascertain whether the business enterprise has got ability to repay the long term liabilities. ठीक है. तो अगर मान लीजिए डेप्ट इक्विटी रेशियो ठीक है या करंट रेशियो हमारा ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ ठीक है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी ठीक है और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी ठीक है. पर इसको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना, यानी कि एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि भैया कंपनी चुका भी पाएगी पैसे या नहीं. ओके, चलिए. टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. अगर हमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जाननी है तो भी एनालाइज तो करना ही पड़ेगा. फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज to assess the financial potential of the business. Analyze helps in providing the answers to the following questions. जैसे कि सबसे पहला, funds required for the purpose of new machinery and equipments will be available from internal resource or not. दूसरा, based on the current reputation of the business, how much funds can be raised from external sources. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहीं से पता चलते हैं जब आप उसको एनालाइज करते हो, है ना. कोई भी आदमी आप पे पैसा लगाने वाला होगा तो पहले वो यही देखेगा ना, क्या है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कहीं ज्यादा मिली भगत तो नहीं है, जो फिगर्स हैं वो सही है कि नहीं, कैश इनके पास है कि नहीं, पोटेंशियल ग्रोथ है कि नहीं है ना फ्यूचर की. तो वो सब यहाँ पर देखते हैं. तो वो सब आपको भी कब पता चलेगा, जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे. तो ये इसका एडवांटेज है. टू मेक कंपेरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स. अगर आपको अदर फर्म्स के साथ कंपेरेटिव स्टडी करनी है तो एनालाइज तो करना ही पड़ेगा. द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एनालाइज इज टू हेल्प द मैनेजमेंट टू मेक अ कंपेरेटिव स्टडी of the profitability of various firms engaged in the same trade. Such comparison helps to management to study the position of their firm in respect of sales, expense, profitability या working capital, है ना. तो उसके लिए भी एनालाइज करना पड़ेगा. जब हम दूसरे की स्टेटमेंट देखेंगे, अपनी स्टेटमेंट देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा हम उससे अच्छे हैं या कम हैं, या किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में थोड़ा कम है. ठीक है. नाउ टू मेजर द capability of payment of interest and dividend. The purpose of analysis is to assess whether the firm will have sufficient profit to pay the amount of interest in time and whether it has the capacity to pay dividend in the future at the higher rate. तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है, कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, कि भाई इंटरेस्ट पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिविडेंड रिसीव होगा कि नहीं होगा, है ना. ये ध्यान देना पड़ता है. नाउ analysis also indicates that the number of times the profit is in comparison to interest. Analysis further indicates that extent to which profit of the firm may decrease without in any affecting its ability to meet the interest and dividend obligations. बेसिक पॉइंट ये है कि जब मैं आपको अकाउंटिंग रेशियो आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा इसका पॉइंट क्या है. मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूं. बेसिक पॉइंट ये होता है कि एनालिसिस से आप समझ पाते हैं कि जो आपके पास इंटरेस्ट डेप्ट के रूप में है उसको आप पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे, या फिर जो डिविडेंड है
वो आप किसी को दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट का पहला हिस्सा तो आप इंटरेस्ट को पेमेंट में जाएगा, है ना। तो इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बाद डिविडेंड बच रहा है कि नहीं बच रहा, और क्या ये इस साल नहीं बच रहा तो अगले साल बचेगा कि नहीं बचेगा, या फिर इस साल बच रहा है तो अगले साल बचेगा कि नहीं बचेगा, है? सारी चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं। पर ये सारी चीजें देखना समझना कैसे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे तभी तो आपको आएगा। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है ना, एडवांटेज है कि भाई करेंगे तो ये सब समझ में आने लग जाएगा। आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस का ट्रेंड जानना है, when data about sales, cost, production, profits, etc. are compared for 2 or more years in a firm, they indicate directions in which a business is moving. If sale is increasing continuously along with increase in profit margins, it is an indication healthy growth trend in the business. यानी हमें ट्रेंड एनालिसिस में भी हेल्प करता है। यानी कि जब हम एनालाइज, बेसिक पॉइंट ये है, जब भी आप किसी चीज को एनालाइज करोगे तभी तो पता चलेगा फ्यूचर का। अब क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा सेल का ट्रेंड क्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है, प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो ये भी यहां पर एडवांटेज है। फिर टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, भाई मैनेजमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं, वो भी तो एनालाइज करके ही आएगा, है ना। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू जज दैट फाइनेंशियल पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट आर प्रॉपर और नॉट। For example, if actual ratio calculated on the basis of financial statement are in accordance with their standard ratios, जो हमारा एक्चुअल रेशियो आ रहा है यानी जो भी हमने काम किया है उससे जो रेशियो निकला, क्या वो स्टैंडर्ड रेशियोज के बराबर है कि नहीं। भैया ये स्टैंडर्ड रेशियोज क्या है, मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। जैसे कि करंट रेशियो में माना जाता है कि 2:1 होना चाहिए, ठीक है। अगर 2:1 रेशियो है तो ठीक है, अगर उससे बहुत ज्यादा है तो भी गड़बड़ है, और उससे बहुत कम है तो भी गड़बड़ होता है। इसको हम अकाउंटिंग रेशियोज में आप उसको निकालना तो सीख ही लेंगे, ठीक है। Now, the policies of management may be said to be proper and efficient. अगर हमारा एक्चुअल रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो सही है तो हम मानेंगे कि मैनेजमेंट सही काम कर रहा है, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई वो अच्छी बनाई, चलते रहने दो मैनेजमेंट को। वरना आपने देखा होगा बहुत सारे मैनेजर्स फायर्ड होते हैं, वो तभी होते हैं जब उनके डिसीजन की वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। बट पता कब चलेगा, जब आप उसको अच्छे से समझेंगे। टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को अगर यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए तब भी आपको एनालिसिस तो करने पड़ेंगे। The object of financial analysis is to find out shortcomings of the business so that the management can take redeemable measures to remove the shortcomings. पर उसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ देखना नहीं, उसको अच्छे से समझना है, उसको एनालाइज करना है। हर चीज का बेसिक क्रक्स ये है कि लास्ट में आप अगर एनालाइज नहीं करोगे तो आप तो बस फिगर पढ़ रहे हो बस, ठीक है। एनालाइज करोगे तो आपको उसके अंदर की नॉलेज भी पता चलेगी, छिपे हुए राज खुल के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आखिरी में जो लास्ट टॉपिक बचता है वही देख लेते हैं। देखिए ट्रेंड एनालिसिस मतलब जो बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस का बेसिक पर्पस ये होता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे, तो वो सारे हमने फायदे पढ़ लिए हैं, है ना। इसमें जो नेगेटिव है वो वही है जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नेगेटिव्स थे, मतलब लिमिटेशन सबकी सेम ही रहती है, इसमें कहीं कोई ज्यादा झंझट नहीं है। तो बस ये नाम है, बाकी तो सब कुछ वही है। तो सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, किन किन के लिए इंपॉर्टेंट है, हु आर द पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस, तो सब वही है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में था, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए फायदेमंद है क्योंकि उनको पता चलता है प्रॉफिटेबिलिटी, उनके डिसीजंस कैसे रहे, उनकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, ये सब पता चलता है। इन्वेस्टर को उसके डिविडेंड से मतलब है, उसके फायदे से मतलब है, फ्यूचर के ग्रोथ से मतलब है। सिग्निफिकेंस फॉर क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होगी कि नहीं होगी, सही सही टाइम पैसे दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, एनालाइज करके ही पता चलेगा। गवर्नमेंट को टैक्सेस के बारे में या रूल्स एंड रेगुलेशन सब के बारे में यहीं से पता चलेगा जब वो एनालाइज करेंगे, है ना, तो उनके लिए एनालिसिस की जरूरत है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मोस्टली ये लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं आपको, तो लॉन्ग टर्म लोन दे रहे हैं तो इनको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करना है, चेक करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो जरूरत है। इंप्लॉइज को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, तभी तो बोनस, सैलरी, वेजेस या जो भी इनके हक है वो इनको मिलेंगे। ऐसा ना हो कि भैया जिस फिगर देख रहे हैं जब ये देखेंगे भाई सेकंड ईयर में 3,000 करोड़ थे अब 10,000 करोड़ हो गए हैं, भाई साहब इतना बढ़ गया, 3 गुना से भी ज्यादा हो गया ये तो भाई हमारी सैलरी तो 3 गुना नहीं बढ़ी। थोड़ा सा मेल मिलाप होगा, तो एनालाइज करेंगे तभी तो। स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज भी जब एनालाइज करेंगे तभी उसकी मार्केट वैल्यू जान पाएगी, है ना, तो वो समझ पाएंगे कि भाई कंपनी कैसा काम कर रही है, क्या है। टैक्सेशन अथॉरिटीज टैक्स कलेक्ट करने के लिए, रिसर्चर्स अगर उनको अपने थीसिस लिखने हैं, बताना है दुनिया को कि कैसे क्या बदलाव आया, तो उनको तो पूरा पढ़ना पड़ता है, ये तो बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करते हैं, है ना। फिर अदर पार्टीज, कोई भी पार्टी है तो उसको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने से थोड़ी काम बनेगा, उसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, जो चीजें चाहिए उन सब वेरिएबल्स को समझना पड़ेगा, उनके रिश्तों को जानना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, तब जाके फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज
होगा। तो उन सभी चीजों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये सारी पार्टीज हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं, क्योंकि भाई अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है तो एनालाइज तो करना ही करना है, ठीक है। फिर इसकी लिमिटेशंस भी सेम टू सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह होती है। तो हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, एक तरीके से देखा जाए तो सेम ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज में एक एक्स्ट्रा वर्क हो गया कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज भी करना है। क्यों करना है? बातें सब सेम है। किनको करना है? बातें सब सेम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बेसिक आपको ध्यान रखना है वो बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट ध्यान रखना है। शेड्यूल 3 है, ये बात ध्यान रखना। कंपनीज एक्ट 2013 से है, ये ध्यान रखना। सेक्शन 129 में बताया गया है, ये ध्यान रखना है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बीआर दोनों आता है, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी दोनों आता है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। वहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग वर्ड है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग साइकिल है, ट्रेड वाला पॉइंट है, या लेस देन 12, ये तो सबको याद रहता है, लेस देन 12 और मोर देन 12। मोर देन 12 है तो नॉन करंट है, लेस देन 12 है तो करंट है, बट ऑपरेटिंग साइकिल वाला वर्ड याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर जब आप इन सबको याद रखोगे तो ये चैप्टर आपके लिए हल हुआ है। बेसिकली बहुत सारी चीजें मैं मतलब नॉर्मली भी बता सकते थे हम, सिर्फ सिस्टम एक शेड्यूल का फॉर्मेट देते, उसके अंदर के हेडिंग्स देते और मैं आपको बता देता, बट मैंने फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ाया इसलिए ताकि आपको अच्छा लगे और आपको ये समझ में आए कि थ्योरी इतनी बोरिंग नहीं है और पढ़ने की हैबिट बनेगी। जब तक आपके अंदर पढ़ने की हैबिट नहीं बनेगी ना, तो आपको पढ़ाई से प्यार नहीं होगा, और जब तक पढ़ाई से प्यार नहीं होगा आपको पढ़ाई हमेशा ही टफ लगती है, ठीक है। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की गई है ताकि आप इस बात को समझ पाए। फिर ये चैप्टर भी हमारा होता है खत्म। अब कितना ही बचा, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस बचा है, अकाउंटिंग रेशियो बचा है, कैश फ्लो बचा है और एक एनपीओ बचा है, जो कि सीबीएसई वाले नहीं, लेकिन अगर किसी को पसंद है पढ़ना और अदर बोर्ड्स में वो आएगा तो वो तो मैं तो कराऊंगा ही, ठीक है। फिर कारवां बाय बाय भी करेगा। चलो अभी तो बहुत टाइम है, बट उम्मीद है कि दिसंबर से पहले पहले हम ये सब कंप्लीट कर देंगे। तो जिनको भी ये लगता है कि यार होगा कि नहीं होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, डोंट वरी, इकू भैया इज हियर, तो व्हाई यू हैव फियर। चलिए फिर लास्ट में, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है, प्यार मिलता है, सवाल पता चलते हैं तो उससे अच्छा लगता है। फिर जो हमारा मोटो है, सिर्फ पढ़ना नहीं है ब्रोस, सबके चेहरे पे स्माइल भी रखनी है और स्माइल फैलानी भी है। तो हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स, क्योंकि पॉजिटिविटी की अपनी एक लैंग्वेज है, वो आपके अंदर स्फूर्ति जगाती है, जीने का एक मजा जगाती है कि नहीं। और फिर कीप स्माइलिंग बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर, या फिर सबके सारे लव्ड वंस को, है ना, इसीलिए ये तो जरूरी है। फिर लास्ट में जो मुझे कहना है, क्या कहना है, टाटा बाय बाय।